हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं सीए गुरु गुप्ता फ्रॉम अन अकेडमी आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने कवर किया था, राइट, दैट इज वैकेशन, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर पार्ट 1 था वो। नाउ जहां पर हमने वैकेशन से रिलेटेड सारी चीजें कवर कर दी थी। नाउ इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले दैट इज रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर कवर अप करने वाले हैं, राइट। सो बिफोर आई स्टार्ट अप विद, सो लेट्स हैव अ ब्रीफ अबाउट अनअकैडमी एंड देन वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको अनअकैडमी से अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे अगर पेड लेक्चर्स आपको देखने हैं, राइट, तो आपके पास यहाँ पे वेरियस प्लान्स अवेलेबल है जो 1 मंथ से लेके 2 इयर्स तक के प्लान है डिफरेंट डिफरेंट मोड पे। और अगर इस प्लान को आप बाय करते हो और इसके साथ अगर आप हमारा कोड जो कि हमें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मिला हुआ है, प्रोफेसर कोड दैट इज गुरु सी, अगर वो आप अप्लाई करते हो तो इस ऑफर पे आपको एक्स्ट्रा 10% जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। एंड इसके हिसाब से आप फिर सबसे पहला काम आप करेंगे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करने वाले हो। डाउनलोड करेंगे आप, इसके बाद उसको इंस्टॉल करना है, सॉरी। देन इसके बाद आप प्लस ऑप्शन आएगा स्टेप 3 पे, तो प्लस ऑप्शन पे आपको पेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। और अगर आपको डेमो देखना है तो फ्री कोर्सेज, स्पेशल क्लासेस अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं। एंड देन वहां से आपको अपना गोल सेलेक्ट कर लेना है, दैट इज सीए फाइनल में अगर आप हैं तो सीए फाइनल, या अगर आप दूसरे गोल्स को बिलोंग करते हैं तो वो दूसरे अप्रोप्रिएट गोल्स आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान आप यहाँ पे बाय कर लेंगे, राइट। ओके, तो इसी के साथ दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है, दैट इज यस, रेजिग्नेशन एंड वेकेशन ऑफ डायरेक्टर, जो हमारा सेक्शन 168 एंड 169 जो कवर करना है, राइट। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं 168 पे। 167 हमने वेकेशन कवर कर लिया था, जहां पे हमने आपको 8 पॉइंट्स बताए थे, राइट। ओके, नाउ दोस्तों, बिफोर आई स्टार्ट विद द रेजिग्नेशन, दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगता है आपके दिमाग में डाउट आ सकता है इस लेक्चर्स को इस सेक्शन को पढ़ने के बाद, सो उस डाउट को मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहूंगा, राइट। ना दोस्तों, यहाँ पे एक आता है कॉन्सेप्ट मैं जो आपको दूंगा, जो मेरी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरा इस सब्जेक्ट के साथ अंडरस्टैंडिंग, उसके बेसिस पे आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, दैट इज हिरार्की ऑफ पावर। हिरार्की ऑफ पावर पे मैं बात कर रहा हूँ। हिरार्की ऑफ पावर मतलब क्या है कि दोस्तों, ये कंपनी का सिस्टम कैसा है, कंपनी काम कैसे करती है, राइट। क्योंकि अभी तक तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी पावर की, क्योंकि अब जैसे जैसे चीजें ऐड होंगी तो आपको लगेगा यार कहीं पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आता है, कहीं पे स्पेशल रेजोल्यूशन आता है, कहीं पे जनरल मीटिंग आ जाती है, कहीं पे बोर्ड मीटिंग आ जाती है, कहीं पे शेयर होल्डर आ जाता है, कहीं पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाते हैं। तो भाई साहब, ये चल क्या रहा है, मतलब कोई भी काम कहीं पे भी कभी भी कैसे भी कर रहे हैं, नहीं। दिस इज प्रॉपर सिस्टमैटिक प्रोसेस, राइट। अब ये सिस्टमैटिक प्रोसेस क्या है, मैं आपको देखो समझाता हूँ। सपोज मान लो ये कंपनी है आपकी, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कंपनी बहुत तरीके की है। तो टाइप्स अपने को, आपने ऑलरेडी सीए अंडर में कवर अप कर लिया है, टाइप्स ऑफ कंपनीज, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, बहुत सारी कंपनीज आपने पढ़ी है। लेट्स नॉट डिस्कस ओवर हियर, तो मैं अज्यूम करता हूँ आपको कंपनी के विषय में पता है। ओके, नाउ अब देखो, कुछ लोग होते हैं जो कंपनी के अंदर काम करते हैं, राइट। तो यहाँ पे कंपनी के अंदर कौन लोग काम कर रहे हैं, 3 तरीके के लोग काम कर रहे हैं। एक तो है टॉप मैनेजर, दूसरे लोग है मिडिल लेवल पे, एंड तीसरे लोग जो है वो लोअर लेवल पे है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप कहोगे मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे सपोज सीईओ है, सीएफओ है, ये सब एकदम टॉप लेवल पे है। मिडिल लेवल पे आपके मैनेजर्स हो जाते हैं जो काम कर रहे होते हैं, ओके। और बाकी के डायरेक्टर्स, जो छोटे छोटे डायरेक्टर्स हैं, वो यहाँ पे काम करते हैं। उस डायरेक्टर्स ऑब्वियसली आपके टॉप लेवल पे भी काम करेंगे, एंड लोअर लेवल पे बेसिकली जो है एम्प्लॉय एंड स्टाफ काम कर रहे होते हैं। और ये जो भी काम करेंगे, ध्यान से समझना, ये जो भी काम करेंगे, ये कंपनी एक्ट 2030 के दायरे में रह के काम करना है, प्लस एओए के हिसाब से काम करना है, प्लस एमओए में जो रिस्ट्रिक्शंस दिए गए उसको मद्देनजर रखते हुए काम करना है। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज बाउंड्री। इस बाउंड्री में आपके साथ काम करना है। आया बात समझ में? यस। अब एक और पार्टी होती है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, आउटसाइडर पार्टी। तो आउटसाइडर पार्टी में कौन हो गया आपके, ध्यान से समझना। आउटसाइडर पार्टी में आपके हो जाते हैं क्रेडिटर्स, ठीक है, लोन प्रोवाइडर, आपके कस्टमर्स,
ओके ना। ये जो लोग होते हैं इनका जो एग्रीमेंट होता है, ध्यान से समझिएगा, इनका जो एग्रीमेंट होता है वो कंपनी के साथ होता है, ठीक है। कभी भी इंडिविजुअल बेसिस पे डायरेक्टर के साथ नहीं होगा, कंपनी के साथ ही होगा। बट ऑब्वियसली ये जो है ये मैनेजमेंट बॉडी है कंपनी की, राइट। कंपनी चूंकि आर्टिफिशियल पर्सन है तो ये खुद भी कुछ नहीं कर सकती, तो ये जो भी काम अपने लिए करवाती है वो किससे करवाती है, डायरेक्टर से करवाती है, मैनेजिंग डायरेक्टर से करवाती है। तो ये जो डायरेक्टर्स लोग होते हैं ये कंपनी के बिहाफ पे इनके साथ एग्रीमेंट करते हैं। आया बात समझ में? यस। तो अब यहाँ पे क्या होता है, मेरी बात ध्यान से समझना, जब भी कोई इश्यूज अराइज होंगे, जब भी कोई इश्यूज अराइज होते हैं, इश्यूज अब दो तरीके के होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी इश्यूज जो यूजुअली बेसिस पे आते हैं, जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स करना है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर है या अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ये रोज की काम है, ये स्पेशल काम नहीं है कोई, राइट। ये ऑर्डिनरी इश्यूज हैं। तो ऑर्डिनरी इश्यूज को सॉल्व करने के लिए कौन सॉल्व करेगा, तो फर्स्ट पावर जो दिया गया है कंपनी ने, कंपनी का जो फर्स्ट पावर दिया गया वो किसको दिया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, राइट। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करती है, इस इशू को सॉल्व करने के लिए मीटिंग रखती है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, बोर्ड मीटिंग। और बोर्ड मीटिंग में अब चूंकि बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं तो उनके कंसेंट होते हैं, तो जिसी को आप बोलते हो क्या साहब, रेजोल्यूशन। क्या बोलते हो आप, रेजोल्यूशन। तो दिस रेजोल्यूशन इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, बराबर है। बट यहाँ पे हम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इसको नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हम किसके केस में बोलते हैं, जनरल मीटिंग के केस में बोलते हैं। तो यहाँ पे हम बोलते हैं दोस्तों बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन है पास ना, तो दिस रेजोल्यूशन प्रोवाइडेड बाय व्हाट, बोर्ड। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो कंसेंट होगा उसको हम नाम क्या देते हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन नाम देते हैं। आ रहा है बात समझ में? यस। अब अगर स्पेशल इश्यूज होते हैं, ओके, स्पेशल इश्यूज होते हैं, तो ये जो स्पेशल इश्यूज है, नॉर्मली आप समझना, नॉर्मली अगर आप समझोगे तो स्पेशल इश्यूज जो है ये किसके पास जाता है दोस्तों, ये जाता है आपका मेंबर्स के पास। बट मेंबर्स तक पहुंचाने वाला कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मेंबर्स पहुंचाने वाला कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो मेरी बात ध्यान से समझ, स्पेशल इश्यूज कभी भी डायरेक्टली मेंबर के पास नहीं जाएगा। अगर स्पेशल इश्यूज सॉल्व करना है तो सबसे पहले ध्यान समझना, जाता वो अल्टीमेटली मेंबर के पास है, बट सबसे पहले वो किसके पास जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोर्ड मीटिंग करना है एंड रेजोल्यूशन पास करना है कि भाई मुझे मीटिंग कंडक्ट करनी है। तो मीटिंग कंडक्ट करने का एक रेजोल्यूशन पास हो गया। अभी कौन सी मीटिंग कंडक्ट करनी है हमको, जनरल मीटिंग। आ रहा है बात समझ में? यस। तो जनरल मीटिंग जब भी होगी तो यहाँ पे मेंबर्स आएंगे, तो उनको भी नोटिस वगैरह भेजी जाती है, तो मेंबर्स वगैरह वहां पे आते हैं, तो इनको नोटिस वगैरह भेजी जाएगी कि भाई ये मुद्दा है, ये इश्यूज है, हमको डिस्कस करना है आपसे, राइट नाउ। अब ये पावर मेंबर्स को दिए गए थे, तो चूंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजमेंट है तो उनको पूरी की पूरी चीजें मैनेज करनी पड़ती है, राइट। तो अल्टीमेटली कोई भी मुद्दा होता है सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जाता है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के वो पावर में है, ध्यान से समझना, अगर वो पावर में है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही उसको सॉल्व कर देगा, मेंबर्स तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पावर में नहीं है, आ रहा है बात समझ में, तो वो किसके पास जाएगा, मेंबर्स के पास। पावर देने का काम किसका है दोस्तों, या तो कंपनी एक्ट दे देगी या तो एओए पावर दे देगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, राइट। नाउ अब ये मुद्दा किसके पास चला जाएगा, मेंबर्स के पास जाएगा। मेंबर्स की मीटिंग कंडक्ट होती है, दैट इज जनरल मीटिंग। यहाँ पे मेंबर्स आएंगे तो मेंबर्स ने जनरल मीटिंग कंडक्ट करना है। आया बात समझ में? यस। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से समझना। अब ये ऑर्डिनरी इश्यूज जो होते हैं, या तो इसके पास पावर होगा बोर्ड के पास, तो बोर्ड ने अपना रेजोल्यूशन दे देना है और वो अप्लाई हो जाना है, मीटिंग तक, जनरल मीटिंग तक जाना नहीं। बट अगर वो ऑर्डिनरी इश्यूज भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पावर में नहीं है, बियॉन्ड द पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, तो वो किसके पास जाएगा, जनरल मीटिंग। तो जनरल मीटिंग में हमेशा दोनों चीजें डिस्कस होगी, या तो ऑर्डिनरी इश्यूज भी डिस्कस हो सकते हैं अगर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पावर में नहीं है तो, ओके, और दूसरा हो सकता है स्पेशल इश्यूज। क्लियर? अगर ऑर्डिनरी इश्यूज का सॉल्यूशन देना है तो डेफिनेटली क्या होना चाहिए, वहां पर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, और इसके बेसिस पे क्या होगा, एक्शन। इसके बेसिस पे क्या लिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। स्पेशल इश्यूज है जो नॉर्मली नहीं होता है, राइट। तो इस केस में क्या पास होगा, दैट इज स्पेशल रेजोल्यूशन।
क्लियर और नॉट क्लियर? यस। स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए जो आप एक्शन लेते हो। अब इस एक्शन से गारंटेड है, ये एक्शन जो है किसी भी केस में हो, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, एक्सटर्नल पार्टीज हो, या तो इंटरनल पार्टीज हो। इंटरनल पार्टीज मैंने बोल दिया, दैट इज एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये तीन लोग, ये सब इंटरनल पार्टी है, ठीक है। और ये जो है ये हमारी एक्सटर्नल पार्टी है। अगर इस एक्शन से, ध्यान से समझना, मैं बोल रहा हूं यहाँ पे बोर्ड मीटिंग था, यहाँ पे बोर्ड रेजोल्यूशन आया, या हो सकता है यहाँ पे बोर्ड ने एक्शन ले लिया हो, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो इस एक्शन से या मेंबर्स के एक्शन से, मेंबर्स के एक्शन से, ओके, दोनों पार्टी को फर्क पड़ रहा है, या तो इस पार्टी को फर्क पड़ रहा है या तो इस पार्टी को फर्क पड़ रहा है। अब ये पार्टी कौन सी है? इंटरनल पार्टी से मुद्दा था डायरेक्टर से रिलेटेड, या मुद्दा था आपका एम्प्लॉय से रिलेटेड, तो यहां पे आएगा। और अगर मुद्दा था आउटसाइडर पार्टी का, ओके, दैट इज क्रेडिटर एंड ऑल, तो वो आउटसाइड पार्टी होएगा ना। इस केस में क्या होगा, मेरी बात ध्यान से समझना। अब अगर चीजें इनके अगेंस्ट में आती है, किसके? इनके अगेंस्ट में आती है, ठीक है, एक्शन अगेंस्ट देम, ठीक है। तो कंपनी का एक्शन जो है उसके बिहाफ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ले रहा है या कंपनी ले रहा है, एक्शन इनके अगेंस्ट में आता है, तो इनके पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है? या तो वो उस एक्शन को एक्सेप्ट कर ले, बात खत्म। और अगर उनको लगता है कि नहीं यार ये एक्शन अगेंस्ट में मेरे, तो फिर उनके पास दरवाजा खुला है दोस्तों एनसीएलटी का। किसका दरवाजा खुला हुआ है? एनसीएलटी का दरवाजा खुला हुआ है, जहां पे वो अपील फाइल कर सकते हैं, ठीक है। एनसीएलटी ऑर्डर देगा, अगर आपको लगता है एनसीएलटी का ऑर्डर आपके फेवर में है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो इंटरनल पार्टी या आउटसाइडर पार्टी उनके फेवर में आ गया तो वो चुप हो जाएंगी। कंपनी आगे चल के जो है वो हाई कोर्ट को इस ऑर्डर के अगेंस्ट क्या कर सकती है? अपील कर सकती है। तो अपील अगेंस्ट दिस ऑर्डर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और उनको लगता है और आगे जाना है तो हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट भी जो है वो अपील फाइल कर सकते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे हम इसको अपील भी नहीं बोलते हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज, यहाँ पे ये रिट पिटीशन हो जाता है, ठीक है। इसको हम पिटीशन बोलते हैं, अपील नहीं बोलते, ठीक है। एंड इसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी पिटीशन, एसएलसी है, इसको अपन शॉर्टकट में बोलते हैं। हिंदी में इसको हम बोलते हैं दया याचिका फाइल करना है, राइट। तो दया याचिका जो हम फाइल करते हैं दैट इज सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में फाइल करते हैं, ठीक है। तो ना ये पूरा सिस्टम है कंपनी एक्ट में काम करने का, आ रहा है बात समझ में? यस। और कंपनी, यहाँ पे भी बात ध्यान से समझना, कंपनी जो भी काम करती है, कंपनी जो भी काम करती है उसको रिपोर्टिंग करनी होती है, उसको रिपोर्टिंग करनी होती है, किसको? आरओसी को। कंपनी जो भी काम करेगी, राइट, चाहे वो इंटरनल पार्टी से रिलेटेड हो या एक्सटर्नल पार्टी से रिलेटेड हो, वो आरओसी को रिपोर्ट करती। और अगर कंपनी लिस्टेड है, ध्यान से समझ लेना, कंपनी अगर क्या है? लिस्टेड है, तो वो आरओसी को करेगी। एंड देन इसके बाद कम ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, किसको कर रही है? वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को कर रही है, जहां पे उसका शेयर जो है वो लिस्टेड है। बस इतना सा आपका जो है दैट इज द हियरार्की ऑफ पावर है। आ रहा है बात समझ में? यस। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे बोल रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहले आरओसी को आप अपना मुद्दा ध्यान में रखना, और कंपनी अगर लिस्टेड है तो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को याद रखना, ठीक है। अब जो भी मुद्दे होंगे उसको दो ही लोग डिस्कस करेंगे, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या तो मेंबर। बट मुद्दा जो मेंबर्स के पास जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से होते हुए ही जाएगा, डायरेक्टली उनके पास नहीं जाएगा। तो अगर वो ऑर्डिनरी इश्यूज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पावर के अंदर में है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना डिसीजन लेगा बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके। और अगर उनके पावर में नहीं है तो ये जो केस है, ये जो मैटर है, ये किसके पास जाएगा?
शेयर होल्डर के पास जाएगा, बट उनको बुलाना पड़ेगा, स्पेशल नोटिस भेजना पड़ेगा, देन वो अपनी मीटिंग कंडक्ट करेंगे, देन वो डिस्कस करेंगे, जो भी रेजोल्यूशन निकलेगा, राइट। अगर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, सॉरी ऑर्डिनरी इश्यूज है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आएगा, और अगर स्पेशल इश्यूज है तो स्पेशल रेजोल्यूशन आएगा, राइट। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मैंने बताया वो इश्यूज जो हर साल होने ही वाला है, आपको पहले से पता है। स्पेशल रेजोल्यूशन का तो बिकॉज ऑफ सम कंटिजेंसी अराइज, वो कुछ इश्यूज आ गए, वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे केस आते जाएंगे मैं आपको डिस्कस करता जाऊंगा वहां पे, और एक लिस्ट आपको बना के दूंगा कि दीज आर द केसेस वेयर द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस आर इशूड एंड व्हाट दीज आर द केसेस वेयर द स्पेशल रेजोल्यूशंस आर इशूड, ये मैं आपको समरी बना के दे दूंगा। क्लियर? यस। और अगर आपको लगता है कि भाई ये रेजोल्यूशन के तहत जो कंपनी ने एक्शन लिया है वो आपके फेवर में है, कंपनी ने भी जो एक्शन लिया और आपके फेवर में भी, आपको लग रहा है कि हाँ सही है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लो। अगर आपको लगता है कि कंपनी का एक्शन जो था वो गलत है, वो आपके अगेंस्ट में है, और आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। आप एनसीएलटी पे जा सकते हो, राइट, आप अपीलेट ट्रिब्यूनल पे जा सकते हो, एंड देन वहां पे आप अपील कर सकते हो। उस अपील के ऑर्डर, जो भी ऑर्डर आएगा उसके अगेंस्ट में, अब अगर लगता है कंपनी के अगेंस्ट में ऑर्डर आ गया तो कंपनी फर्दर हाई कोर्ट में जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो दिस इज द बेसिक पावर जो रहेगा वो आपको अपने दिमाग में फिट करके रखना। अगर ये पिक्चर क्लियर हो जाएगा तो दोस्तों जब भी बात आएगी आरओसी की, जब भी बात आएगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, जब भी बात आएगी जनरल शेयर होल्डर्स की, आपको दिमाग में फिट रहेगा कि किसका कहां पे क्या रोल है। क्लियर? तो henceforth जो भी मैं अब सेक्शंस लूंगा इनमें इस पावर की, इस हिरार्की की जो है वो आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है। क्लियर? तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा, दैट इज रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है, मैंने उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, आप जूम कर सकते हो उसको। ओके, एंड ये रहा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करके ये पूरी स्क्रीन आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, तो जस्ट आप इसको जॉट डाउन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये रहा, देन दिस वन एंड देन दिस वन, राइट। तो यहाँ से ये आ गया एंड देन यहाँ से ये आ गया, तो आप पॉज करके ये आप अपना पूरा जॉट डाउन कर सकते हो। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। देन इसके साथ हम आते हैं दोस्तों सेक्शन नंबर 168 में। तो बिफोर आई एंटर विद दिस सेक्शन, राइट, मैं अभी सिंपल से जॉट डाउन करना चाहूंगा आपके साथ। मैंने आपको बताया था बेसिक डायरेक्टर्स दो तरीके के होते हैं, देन इंडिविजुअल डायरेक्टर हो सकते हैं, उसके पास डिन होना चाहिए एंड डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा तो उसे अपना ऑफिस जो है वो वैकेट करना पड़ेगा। ये मैंने आपको इतनी सारी चीजें बता दी, राइट। क्या डायरेक्टर, क्वेश्चन मेरा है अब, क्या डायरेक्टर खुद से होके कंपनी छोड़ सकता है? क्या मैंने बोला, क्या डायरेक्टर खुद से होके कंपनी छोड़ सकते हो? उसको लगता है कि भाई मुझे काम नहीं करना है इस कंपनी में, ही इज नॉट कंफर्टेबल विद द कंपनीज एनवायरनमेंट, वो चाहेगा तो वो रिजाइन कर सकता है। तो उसके लिए ये सेक्शन है। तो इस सेक्शन का कोई ऐसा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं, इट इज जस्ट अ प्रोसीजरल सेक्शन। तो आप ये दिमाग में फिट कर लो कि रेजिग्नेशन कैसे किया जाता है। तो ये एक प्रोसीजरल पार्ट है जो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आ जाइए फटाफट से देख लेते हैं एक बार ना, रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर क्या बोल रहे हैं ना। रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर बोल रहा है दोस्तों, अ डायरेक्टर में रिजाइन, डायरेक्टर में, ठीक है, तो डिस्क्रिशनरी है, मैंडेटरी नहीं कि उसको रिजाइन करना है, वो चाहे तो एकदम बिल्कुल ये डिस्क्रिशनरी टू द डायरेक्टर, वो चाहे तो रिजाइन कर सकता है, चाहे तो रिजाइन नहीं कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिशनरी, रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग टू द कम ऑन कंपनी। तो कंपनी को वो दे रहा है, राइट। तो यहाँ पे इश्यूज आ गए, बिल्कुल वही चीज चलेंगे, पावर और हिरार्की ऑफ पावर आप दिमाग में फिट करना। और यहाँ पे इश्यूज किसके साथ हो रहा है? इंटरनल ऑफिसर्स के साथ हो रहा है, इंटरनल एम्प्लॉयज के साथ हो रहा है। जहाँ पे डायरेक्टर है तो डायरेक्टर इज आल्सो एन एम्प्लॉय, राइट, यस। तो अब वो चाहता है कि भाई मेरे को रिजाइन करना है, तो अब उसे कंपनी को बताना पड़ेगा, एंड कंपनी अब किसको बताएगी? आरओसी को बताएगी, क्योंकि कंपनी के अंदर जो भी चीजें होंगी आरओसी को पता होनी चाहिए। तो आप बिल्कुल ऐसे समझ लो, डायरेक्टर जो है वो पोता है किसका? आरओसी का। डायरेक्टर कौन है? पोता है आरओसी का, ठीक है, और आरओसी का बेटा कौन है? कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो कुछ भी कंपनी डायरेक्टर को करना है वो अपने पापा को बोलेगी, दैट इज कंपनी, और कंपनी अपने पापा को बोलेगी, दैट इज आरओसी। एंड समवेयर डायरेक्टर जो है कंपनी के साथ साथ आरओसी को भी बता सकती है। अरे वैसा तो डायरेक्टर जो है दैट इज पोता अपने दादाजी को भी सारी चीजें बताएगा, और जो है कंपनी को भी सारी चीजें बताएगी, राइट। और
आरओसी हो सकता है कि भाई कंपनी की बात पे वो भरोसा ना करे तो बोले यार डायरेक्टर तुम भी अपनी चीजें भेज दो और वो उसको क्या करे क्रॉस वेरीफाई करे। यार बात समझ में? यस। तो आरओसी को रिपोर्टिंग हो सकता है दोनों लोग भी करें, बट कंपनी के लिए आरओसी को रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। ओके, देन इसके बाद दोस्तों, a director may resign from his office by giving a notice in writing to the company and now ध्यान से the board shall on receipt of such notice। ओ हो सर क्या बात कर रहे हैं, ये तो सेक्शन ही कुछ गड़बड़ कर रहा है। मैंने कहा क्यों भाई? आपने बोला सर डायरेक्टर जो है वो नोटिस दे रहा है किसको? कंपनी को। बोले बराबर है। फिर ये सेकंड लाइन में क्या लिखा कि बोर्ड को ये नोटिस कैसे मिल रही है? बोर्ड को ये नोटिस कैसे मिल रही है? मेरी बात ध्यान से समझना दोस्तों, ठीक है? तो ये जो कंपनी है, कंपनी का मैनेजमेंट कौन है? मैंने बताया था कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी कौन है? आर्टिफिशियल पर्सन है। आ रहा है बात समझ? तो ये कुछ नहीं करता, इसके बिहाफ पे जो भी काम करेगा वो कौन करेगा? बोर्ड करेगा, ठीक है? तो आप भले ही कंपनी को तो नोटिस कोई बात नहीं, बट मिलना किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जब ये नोटिस मिलेगी तो वो क्या करेगा? नोट ले लेगा। बट ये नोट किससे ले रहा है? कंपनी से ले रहा है। किससे ले रहा है? कंपनी से ले रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि डायरेक्टर ने जो भी नोटिस दिया बोले ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, एंड कंपनी ने ये नोटिस एज इट इज किसको दे दी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे दी। तो जब कंपनी को ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये नोटिस दी तो उसके साथ साथ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो किसका नोट लेगा? डायरेक्टर का भी नोट ले लेगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या हो गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्रॉस वेरीफाई कर लिया। नंबर वन, कंपनी ने उसको क्या दे दिया? नोटिस दे दिया, ठीक है? और अब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस डायरेक्टर को कॉल करेंगे, भाई तुमने रिजाइन किया है, क्या ये सही है? कंपनी को आपने रेजिग्नेशन नोटिस भेजा है, क्या ये सही है? बोले हाँ भाई मैं सही है, ये सारी चीजें मैं आपको जो कंपनी को मैंने नोटिस भेजा हुआ है। बोले अच्छा ठीक है, तो आप एक काम करो, आप अपना कंसेंट भी जो है वो मुझे दे दो। बोले ठीक है, मैं आपको एक नोट में लिख के दे देता हूँ कि हाँ भाई मैं रिजाइन करना चाहता हूँ। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिया। अच्छा ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने नोट क्यों लिया? उसका भी बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बोर्ड भी नहीं चाहता है कि भाई हमारे साइड से भी कोई गलती हो, क्योंकि बोर्ड के अंदर कौन है? डायरेक्टर। तो बहुत सारे डायरेक्टर्स मिलके जो ये डिसीजन लेंगे तो वो डायरेक्टर्स भी इन चीजों को अपने ऊपर नहीं लेना चाहते, तो इसलिए उन्हें इंडिविजुअल बेसिस पे भी उससे नोट ले लिया है। आया बात समझ में? यस। नाउ अब क्या होता है? कंपनी, ठीक है? तो चूंकि नोटिस कंपनी को गया था तो अब कंपनी एक्शन लेगी, मतलब एक्चुअल एक्शन कौन ले रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है? तो कंपनी अब क्या करे? शैल इंटीमेट द रजिस्ट्रार। आगे बात समझ में? यस। दादाजी को वो इंटीमेट कर रही, बता रही है इन सच मैनर विद सच टाइम एंड इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो ध्यान से बेटा एक चीज आप समझ लेना, ये जब भी वर्ड प्रिस्क्राइब आता है ध्यान से समझना, प्रिस्क्राइब्ड जब भी वर्ड कंपनी एक्ट के अंदर आए समझ लेना ये प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है प्रिस्क्राइब्ड बाय कंपनी रूल है, कंपनी रूल 2013, ठीक है? और एनी अदर रूल, और एनी अदर रूल प्रिस्क्राइब्ड बाय कंपनी एक्ट, ठीक है? प्रिस्क्राइब्ड बाय व्हाट? कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, आई शुड से, यस कॉर्पोरेट लॉ, राइट? यस। तो इस लॉ के अंदर जो भी अदर रूल्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। मैक्सिमम टाइम पे कंपनी रूल ही अप्लाई होता है, एक्सेप्शनली कहीं कहीं पे दूसरे कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको जब भी आएगा तो मैं डिस्कस करूँ। तो बेसिकली आपको प्रिस्क्राइब मतलब कंपनी एक्ट, कंपनी रूल 2013 यहाँ पकड़ के चलो। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो अब जब यहाँ पे वर्ड आ गया प्रिस्क्राइब तो मैं मानूंगा कि भाई इंटीमेट करने का एक प्रोसेस है जो कि इस रूल में दिया गया है, एंड दैट रूल इज कॉल्ड एज व्हाट? रूल 15। आ रहा बात समझ रही है? और अब ये बोल रहा है इन सच फॉर्म, तो इस रूल में कोई फॉर्म दिया होगा तो उस फॉर्म का नाम है DIR 10। याद कर सकते हो तो करो, नहीं याद कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा है बात समझ में? तो ऑलरेडी मैंने आपको DIR 10 बता दिया, DIR 11 बता दिया, बराबर है ना? यहाँ पे आ गया DIR 12। तो अब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको वो स्लाइड्स दिखाऊंगा तो जब वो सारे सेक्शंस आप पढ़ चुके होंगे तो जब आप उस स्लाइड में जाओगे जो DIR 1 से लेकर DIR 12 तक है आपको पूरा DIR भी याद हो जाएगा। क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। तो ओके, एज माय प्रिस्क्राइब एंड शैल आल्सो प्लेस द फैक्ट। तो कंपनी वो सारी चीजें फैक्ट जो भी है क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि डायरेक्टर जो रिजाइन क्यों कर रहा है, वो सारे फैक्ट जो है वो such resignation in the report of directors led in the immediately following general meeting by the company। तो यहाँ पे
वो सारे फैक्ट्स जो है रेजिग्नेशन के इन द रिपोर्ट, इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट जो भी होगा, लेड इन द इमीडिएटली फॉलोइंग जनरल मीटिंग, तो वो जनरल मीटिंग में दे देंगे। मतलब इस केस में क्या हो रहा है, अगर आप इस लाइन को सिंपल लैंग्वेज में समझो, जब कंपनी आरओसी को क्या कर रही है, रिपोर्ट कर रही है, इंटीमेट कर रही है, तो उसके पहले बोर्ड मीटिंग हुआ होगा। मैंने बताया ना, बोर्ड जो भी डिसीजन लेगी बोर्ड मीटिंग पे लेगी, राइट। अब जब डायरेक्टर ही निकलने वाला था, ध्यान से समझना, बोर्ड मीटिंग में कौन बैठा हुआ है, डायरेक्टर ही बैठे हुए हैं। अल्टीमेटली कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्टर से बैठे हुए, निकल भी कौन रहा है, डायरेक्टर निकल रहा है। आ रहा है बात समझ? तो एक जब भी आप रिपोर्ट करते हो, जब भी आप कंप्लेंट करते हो, आप अपनी हाई अथॉरिटी को करते हो, राइट। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और उसका डायरेक्टर, क्योंकि डायरेक्टर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ही पर्सन है, राइट। तो अगर ऐसा आपको नहीं लगता कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ही निकालना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को निकालना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही उसको निकाल रहा है, तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि सेम लेवल की अथॉरिटी ही काम कर रही है, राइट। तो इस केस में लॉजिकली जब भी डायरेक्टर को निकाला जाएगा, जब भी डायरेक्टर से रिलेटेड कोई भी चीजें होंगी, मैक्सिमम डिसीजन जो है वो कौन लेगा दोस्तों, दैट इज जनरल मीटिंग में लिया जाएगा, दैट इज टेकन बाय व्हाट, शेयर होल्डर्स। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। नाउ अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, इतनी बात अगर क्लियर होगी, राइट। अब इसका मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि देन प्रोवाइडेड दैट अ डायरेक्टर में आल्सो फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ हिज रेजिग्नेशन। ओके, नाउ देखो यहाँ पे डायरेक्टर खुद भी, जो डायरेक्टर रिजाइन कर रहा है, वो खुद भी अपनी रेजिग्नेशन की जो कॉपी है, राइट, वो किसको भेज रहा है दोस्तों, अलोंग विद व्हाट, डिटेल्ड रीजंस। तो उसने भी अपना पूरा फैक्ट वगैरह सारी चीजें, और किसको भेज दिया उसने, रजिस्ट्रार को भेज दिया विद इन 30 days of resignation in such manner as may be prescribed। तो अगेन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, तो यहाँ पे अगेन रूल नंबर 16 आता है, जहाँ पे DIR 11 में हमने कवर की है चीजें। तो यहाँ पे DIR 11 एंड DIR 12 कवर है यहाँ पे रूल नंबर 15 एंड 16 में। ओके नाउ, ओके नाउ इसके बाद सेकंड पॉइंट जो आता है, दैट इज resignation of director shall take effect from the date on which the notice is received by the company। ओके तो फाइन, कोई बात नहीं है। तो रेजिग्नेशन, एक्चुअल रेजिग्नेशन कब होगा ये यहाँ पे बताया गया, या तो notice is received by the company or the date if any specified by the director in the notice, whichever is later। okay, and then provided the director who has resigned shall be liable even after his resignation। तो कहने का मतलब क्या है, आपने रिजाइन कर दिया, बहुत बढ़िया, ओके, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो भी आपका टेन्योर पीरियड था, जब तक आप कंपनी में थे, और उस टाइम पे आपने अगर कोई ऑफेंस किया है, कोई गुनाह किया है, तो आप रिजाइन करने के बाद बच जाओगे, ऐसा नहीं है। रिजाइन आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है डायरेक्टर जो है अपना फायदा निकाल के वो रिजाइन कर दे, तो कंपनी ने बोला कि आप रिजाइन करने से आप पाप मुक्त नहीं होगे, राइट, आप रिजाइन करो, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपके टेन्योर पे आपने कोई ऑफेंस किया हुआ है, तो उसकी सजा आपको रेजिग्नेशन के बाद भी मिलेगी। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो दिस इज वेयर ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी रिजाइन फ्रॉम देयर ऑफिस or vacate their offices under section 167, the promoter or in absence the central government shall appoint the required number of directors who shall hold office till the directors are appointed by the company in the general meeting। तो बेसिकली ये तीन क्लॉज थे। अब मैं इसको, इसी क्लॉज को आपको डायग्राम के थ्रू दिखाने की कोशिश करूंगा, जिसके थ्रू आपको फटाफट से ये चीजें जो है वो याद हो जाएंगी। चलिए आ जाइए देखते हैं ना दोस्तों, इसको आप बिल्कुल ऐसे समझो ना, डायरेक्टर है, इसको रिजाइन करना है, तो ये सबसे पहला क्या भेजेगा, नोटिस भेजेगा, राइट। ये क्या भेजेगा दोस्तों, नोटिस भेजेगा। ये देखो यहाँ पे, अ डायरेक्टर में रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग। तो यहाँ पे ये नोटिस इन राइटिंग, ठीक है। रेजिग्नेशन का किसको भेज रहा है दोस्तों, कंपनी को भेज रहा है, कंपनी को भेज रहा है, यस। ओके, देन इसके बाद बोलता है एंड द बोर्ड शैल ऑन रिसीट ऑफ सच नोटिस टेक नोट ऑफ द सेम। तो अब यहाँ पे क्या होएगा, तो यहाँ पे इसने दो चीजें कर दी, एक तो एक्चुअल रेजिग्नेशन कब हो रहा है, व्हेन नोटिस इज रिसीव्ड बाय कंपनी, ये आपका जो है दैट इज सेक्शन नंबर 168(2) में लिखा हुआ है। 168(2) में लिखा है कि एक्चुअल रेजिग्नेशन कब होगा। आप अगर ये देखो यहाँ पर, सो वेयर ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस, सॉरी दिस टू, द रेजिग्नेशन ऑफ अ डायरेक्टर शैल टेक इफेक्ट। ठीक है, रेजिग्नेशन कब माना जाएगा, या तो डेट ऑन विच द नोटिस इज रिसीव्ड बाय द कंपनी, तो जिस दिन ये नोटिस इनको रिसीव होगी, तो व्हेन नोटिस इज रिसीव्ड बाय द कंपनी, ये एक्चुअल रेजिग्नेशन होगा। और द डेट इफ एनी स्पेसिफाइड बाय द डायरेक्टर, तो डायरेक्टर जब ये नोटिस भेज रहा होगा, तो उसमें अपनी एक डेट लिखी हुई है, सपोज मान लो 24 अक्टूबर 2000, ओके, सपोज
मई 2020 को मुझे रिजाइन करना है, ठीक है। और ये जो नोटिस मिला ये सपोज उनको मिला 27 जून को 2020 को, राइट। तो ये बोलता है कि रेजिग्नेशन कब माना जाएगा, आपका एक्चुअल रेजिग्नेशन कब माना जाएगा, 27 माना जाएगा, 24 नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने लिखा है विच एवर इज लेटर, आया बात समझ, विच एवर इज लेटर, तो वो रेजिग्नेशन माना जाएगा। बट हो सकता है आप कभी एडवांस में नोटिस भेज दो, तो आपने एडवांस में नोटिस भेज दिया तो ये नोटिस पहुंच गई आपकी से सपोज मान लो 27 से सपोज मान लो 25 मई को पहुंच गई 2020 को, ठीक है। बट आपको ऑफिस से रिजाइन करना था, से सपोज मान लो वो आपने नोटिस यहाँ के 24 तारीख को लिखा और 25 तारीख को वहां पे मिल गई, बट आपको रिजाइन करना था ऑफिस 30 मई को, तो इस केस में फिर ये माना जाएगा। तो आप अगर एडवांस नोटिस भी भेज देते हो कि भाई मुझे छोड़ना बाद में नोटिस मैं आज भेज रहा हूं, तो भी उससे कोई फर्क नहीं, व्हिचएवर इज लेटर, जो डेट लेटर होगी वो कंसीडर किया जाएगा रेजिग्नेशन के लिए। ओके नाउ अब ये कंपनी क्या करती है दोस्तों, ध्यान से समझ रहे हैं, ये कंपनी क्या करेगी, जैसे इसका नोटिस आएगा तो इसका इंटीमेशन वो किसमें दे देगी, DIR 12 में, आया बात समझ में, यस। और ये डायरेक्टर जो है ध्यान से समझना, ये DIR 12 रूल 15 के हिसाब से चलेगा, और ये डायरेक्टर जैसे इसने इंटीमेशन किया, इसने अपना रेजिग्नेशन का जो कॉपी है वो भी किसको भेजेगी, ROC को, और वो किस में जाएगा, DIR 11 में जाएगा। ओके नाउ यहां पे अगर आप समझोगे, यस, तो ये बोल रहा है साहब इसकी इसने ड्यू डेट दी हुई है, क्या ड्यू डेट दिया हुआ है, रूल 16 में जब आप जाके देखोगे तो आप बोलते हैं विद इन 30 डेज फ्रॉम रेजिग्नेशन, तो जो भी डेट विच एवर इज लेटर जो भी आएगी, ये वाली हो या ये वाली हो, जो भी रेजिग्नेशन की डेट है वहां से विद इन 30 डेज आपको ये डिटेल भेजना ही पड़ेगा, आया बात समझ में, यस, अलोंग विद डिटेल वीजा, क्लियर, यस। तो एक इसी के साथ हम ये रूल भी कवर कर लेते हैं, यहाँ पे देखो रूल नंबर 15 क्या बोलता है, कंपनी शैल विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन फ्रॉम अ डायरेक्टर इंटीमेट द रजिस्ट्रार इन फॉर्म DIR 12 and post the information on its website. Okay. रूल 16 क्या बोलता है, where a director resigns from the office, यहाँ पे डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कंपनी की बात कर रहे हैं, राइट। तो डायरेक्टर resigns from his office, he may within a period of 30 days from the date of resignation forward to the registrar a copy of his resignation along with the reasons for the resignation form number DIR 11 along with the fees। अब यहाँ पे ये देखो फीस के लिए इसने सेपरेट रूल दिया हुआ है, तो कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड फीस रूल्स, तो यहाँ पे कंपनी रूल्स नहीं, यहाँ पे कौन सा रूल आ रहा है दोस्तों, फीस रूल्स आ रहा है, ओके यस। तो वो अदर रूल्स यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ओके। प्रोवाइडेड दैट इन केस अ कंपनी हैज ऑलरेडी फाइल्ड फॉर्म DIR 12 विद द रजिस्टर अंडर रूल 15, ठीक है, अ फॉरेन डायरेक्टर ऑफ सच कंपनी रिजाइनिंग फ्रॉम द ऑफिस, कहने का मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर ये डायरेक्टर दोस्तों फॉरेन डायरेक्टर, कौन है, फॉरेन डायरेक्टर, या तो आपकी कंपनी फॉरेन कंपनी और वहां पे डायरेक्टर है, ठीक है, वो फॉरेन डायरेक्टर हो गया, या तो बंदा फॉरेन का हो, राइट, आपकी कंपनी में काम कर रहा है तो फॉरेन डायरेक्टर यहाँ पे काउंट होगा। तो फॉरेन डायरेक्टर अगर है और उसे अगर रिजाइन करना है, उसे क्या करना है, रिजाइन करना है, तो वो भी दोस्तों क्या करेगा, नोटिस तो भेजेगा, तो ऑथराइज इन राइटिंग अ प्रैक्टिसिंग CA CS और CMA, बस। तो इस फॉरेन डायरेक्टर के केस में नोटिस तो जाएगा, बट वो नोटिस जो है प्रैक्टिसिंग CA से, CA CS और CMA उसका यहाँ पे सिग्नेचर चाहिए होगा, बस सिंपल लैंग्वेज। तो अगर फॉरेन डायरेक्टर को रिजाइन करना है तो बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेगी, एज इट इज रहेगी, बट उसमें ये चीज बस ऐड हो जाएगी, समझ में आया या नहीं आया, ये तो रूल 15 क्या बोलता है, कंपनी ने ROC को DIR 12 में इंटीमेशन भेजना है, रूल 15 के तक बात खत्म। और रूल 16 क्या बोलता है कि जब भी डायरेक्टर रिजाइन कर रहा होगा, राइट, वो कॉपी ऑफ हिज रेजिग्नेशन भेजेगा ROC को DIR 11 में विद इन 30 डेज फ्रॉम द रेजिग्नेशन डेट, राइट, along with the detailed reason। और अगर फॉरेन डायरेक्टर है तो इस कॉपी के साथ उसको प्रैक्टिसिंग CA CS और CMA इन तीनों में से कोई भी हो जो प्रैक्टिसिंग उसका सिग्नेचर लेना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, यस। तो ये हमारा सबसेक्शन 1 जो है ये कंप्लीट हो गया। ओके देन इसके बाद क्या आता है, नाउ अब ये कंपनी क्या करेगी, ध्यान से समझना, कंपनी क्या करेगी, ये जो भी नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन आया ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे देगी, बोले ठीक है। नो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी बोर्ड मीटिंग करेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेगा, जो भी उनका फाइनल डिसीजन होगा कि रेजिग्नेशन देना है, राइट, कब देना है, ये सारी चीजें जो भी आएंगी वो उसके हिसाब से वो बोर्ड रिपोर्ट में डाल देगा कि हाँ भाई इस पीरियड में इतने डायरेक्टर्स ने रिजाइन किया हुआ था,
ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसे भी देते हैं कि जैसे बोर्ड डायरेक्टर रिपोर्ट कब आता है दोस्तों, कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ एंड विद इन 6 मंथ्स आपका बोर्ड रिपोर्ट आ जाता है, राइट। तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब भी बोर्ड रिपोर्ट देगा कंपनी को, राइट, तो उस बोर्ड रिपोर्ट में भी क्या करेगा, वो मेंशन कर देगा सारी चीजें कि भाई हाँ ठीक है ये रेजिग्नेशन के फैक्ट थे। ना कंपनी क्या करती है दोस्तों, कंपनी फिर जनरल मीटिंग, इस बोर्ड रिपोर्ट के आधार पे जनरल मीटिंग भी क्या करेगी, वो कंडक्ट करेगी। ओके, नाउ जनरल मीटिंग जब वो कंडक्ट करती है तो वो अपना जो फैक्ट होता है, जो भी फैक्ट है रेजिग्नेशन के बारे में, वो किसको सबमिट कर देती है, जनरल मीटिंग में सबमिट कर देती है। आया बात समझ में? ये तो कहने का मतलब क्या है, इस रेजिग्नेशन की सूचना जो है वो शेयर होल्डर को भी मिल जाती है। आई बात समझ में आ रही है? तो सिंपल लैंग्वेज में अगर आप ये क्रक्स समझोगे, तो जिस डायरेक्टर को रिजाइन करना है ऑफिस से, क्या बोला मैंने, जिस डायरेक्टर को रिजाइन करना है ऑफिस से, वो नोटिस भेजेगा किसको, कंपनी को, इन राइटिंग में, ठीक है। और कंपनी जो है आरओसी को इंटीमेट कर देगी, DIR 12, खत्म होगी बात। जिस टाइम पे डायरेक्टर रिजाइन कर रहा है, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन जो भी डिक्लेयर्ड होगा, कॉपी ऑफ हिज रेजिग्नेशन उसको भेजना पड़ेगा आरओसी को। और अगर फॉरेन डायरेक्टर है तो प्रैक्टिसिंग सीए या सीएमए का सिग्नेचर भी लेना पड़ेगा। यहां तक बात उसी समय हो जानी है, विद इन 30 डेज वगैरह के अंदर। ना अब क्या करती है कंपनी जो है, देखो यहां पे लिखा है बोर्ड शैल ऑन रिसीट ऑफ नोटिस टेक नोट ऑफ द सेम। तो यहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने भी, जो डायरेक्टर रिजाइन कर रहा है उसका नोट जो है, उसका एक स्टेटमेंट जो है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी ले लेता है, ठीक है, कोई बात नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने वो सारी चीजें ले ली, कोई दिक्कत नहीं है ना। आरओसी को भी पता चल गया कि ये डायरेक्टर रिजाइन करने वाले, सारी चीजें हो गई ना। अब क्या करता है, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जब भी वो बोर्ड रिपोर्ट सबमिट करता है, राइट, तो ये सारी चीजें, सारी डिटेल को अपने बोर्ड रिपोर्ट में डाल देता है और कंपनी को सबमिट कर देता है। आया बात समझ? ना कंपनी के पास जब वो बोर्ड रिपोर्ट आती है, तो जब जनरल मीटिंग कंडक्ट करना होता है, तो वो जो कंपनी है उस जनरल मीटिंग में ये सारे फैक्ट जो है वो प्रोवाइड कर दिए, सो दैट शेयर होल्डर जो भी होते हैं उनको पता चल जाए कि डायरेक्टर ने रिजाइन किया, इतने डायरेक्टर्स ने इस पीरियड में कंपनी से रिजाइन किया हुआ है। बोलो जरा फटाफट से, रेजिग्नेशन ऑफ ऑफिस क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। इसके बाद जब डायरेक्टर रिजाइन हो जाता है, ध्यान से समझना, जब डायरेक्टर क्या हो जाता है, रिजाइन हो जाता है, ओके, तो इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्टर रिजाइन हो गया तो जितने भी उसने पाप किए थे तो उसने गंगा नहा लिया, नहीं, मैंने बोला था रिजाइन होने के बाद, ये जो लाइन आ गई रिजाइन होने के बाद, अगर ये पता चला कभी भी कि भाई ड्यूरिंग his tenure of office, if he has committed anything which is not acceptable in the company's environment, companies act, right, then he will be guilty for that offense and accordingly punishment उसको bear करना पड़ेगा। आगे बात समझ में? yes। and then when all the directors are resigned or vacated his office, तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है किसी पीरियड में पूरे डायरेक्टर्स ने रिजाइन कर दिया, तो उस केस में जो वैकेंसी अराइज होगी और वैकेंसी को फिलअप करना पड़ेगा, तो वो वैकेंसी कौन फिलअप करेगा? प्रमोटर। और अगर प्रमोटर अवेलेबल नहीं है कंपनी में, अगर प्रमोटर अवेलेबल नहीं है कंपनी में, तो उस वैकेंसी को जो फिलअप करेंगे वो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। ये काम तो सेक्शन 167 में भी हुआ था, राइट, जब मैं वैकेशन की बात कर रहा था और वहां पे सारे डायरेक्टर ने ऑफिस वैकेट कर दिया, तो वहां पे भी प्रमोटर ने अपॉइंट किया था, और अगर प्रमोटर नहीं था तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था। आई बात समझ में? यस। और वहां पे भी पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना था, कि जितना ओरिजिनल टेन्योर था, जो टेन्योर ओरिजिनल डायरेक्टर का था, उतना ही टेन्योर जो है वो इसको मिलेगा, मतलब जितना रिमेनिंग पीरियड ऑफ टाइम रह गया उस डायरेक्टर का जो छोड़ के जा रहा है, राइट, तो उस पीरियड को ये डायरेक्टर जो है कवर अप करेंगे और कंपनीज के काम करते रहेंगे, राइट। जैसे उनका वो टेन्योर खत्म होगा तो इनका भी अपने आप टर्मिनेशन हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान से समझना, यहाँ पे इनका टर्मिनेशन नॉर्मली कब हो जाएगा, कि जब नया डायरेक्टर जनरल मीटिंग में अपॉइंट हो। तो सिंपल लैंग्वेज में कंपनी क्या करेगी कि भाई जब इनका टेन्योर खत्म होने वाला होगा प्रीवियस डायरेक्टर का, राइट, तो उस टाइम तक ही कंटिन्यू कर रहे हैं, और जैसे जनरल मीटिंग कंडक्ट होगी वहां पे जैसे नया डायरेक्टर अपॉइंट हो जाएगा, तो ये अपना ऑफिस जो है वो वैकेट कर देंगे। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो बस इतना सा सिंपल सा प्रोसेस था रेजिग्नेशन ऑफ ऑफिस का। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस। तो रेजिग्नेशन ऑफ ऑफिस अगर आपको पढ़ना है तो आपको सेक्शन 168 पढ़ना पड़ेगा, देन इसके बाद रूल 15 एंड रूल 16 पढ़ना पड़ेगा।
तो इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। नाउ अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे, दैट इज सेक्शन नंबर 169 रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। तो दोस्तों अगर आप देखो तो हमने ऑलमोस्ट 4 सेक्शंस कवर किए जो निगेटिविटी प्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट कि समटाइम्स डिस्क्वालिफिकेशन की हमने बात की, समटाइम्स हमने रेजिग्नेशन की बात की, समटाइम्स हमने वैकेशन की बात की, और अब जो हम बात करने वाले हैं रिमूवल की बात कर। तो अल्टीमेटली हमने 4 सेक्शंस कवर किए हैं, राइट। 4 सेक्शंस कवर किए हैं जो कि निगेटिविटी की बात करता है। पहला है सेक्शन 164। 164 किसकी बात कर रहा था? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर बात कर रहा था। फिर सेक्शन 167 है, 168 है एंड 169 है। ये बात कर रहा है दोस्तों 167 वैकेशन ऑफ ऑफिस, किसकी बात कर रहा है? ये वैकेशन ऑफ ऑफिस की बात कर रहा है। सेक्शन 168 बात कर रहा है दोस्तों दैट इज रेजिग्नेशन, ओके, रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। एंड सेक्शन 169 जो बात कर रहा है दैट इज रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, राइट। यस, तो वैकेशन के लिए इसने टोटल 8 केसेस कवर किए हुए थे, बराबर है। रेजिग्नेशन हमेशा डिस्क्रिशनरी था, डायरेक्टर अगर चाहे तो वो रिजाइन कर सकता है, उसको कोई फोर्स नहीं है, देयर इज नो मैंडेटरी क्लॉज कि आपको रिजाइन करना ही है। इट्स टोटली अ डिस्क्रिशनरी डिसीजन ऑफ द डायरेक्टर कि उसे रिजाइन करना है या नहीं करना। बट अगर उसने एक बार सोच लिया रिजाइन करना है तो फिर 168 फॉलो करना जो है वो मैंडेटरी हो जाता है, राइट। यस, नाउ अब सेकंड जो आता है पॉइंट दैट इज लास्ट पॉइंट 169 पे, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। अगर मैं यहाँ पे रिमूवल ऑफ डायरेक्टर की बात करूँ तो मैं एक पॉइंट बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्टर को धक्के मार के निकालना है। अब अगर सोचो आप बेइज्जती करके किसी को निकालोगे, और ये डायरेक्टर अगर अपॉइंट हुआ था, सपोज मान लो 5 इयर्स के लिए, राइट। अगर ये डायरेक्टर कुछ भी गड़बड़ करता है, राइट, या ऑफेंस करता है या कुछ भी प्रॉब्लम करता है जो अगेंस्ट द कंपनी है, तो बताओ अगर उसने यहाँ पे गड़बड़ी की है तो क्या मैं उसके टर्म्स को कंप्लीट होने का इंतजार करेगी? क्या कंपनी नहीं करेगी, वो उसे वहीं पे धक्के मार के क्या करेगी? बाहर कर देगी, राइट। तो रिमूवल ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 169 इज मैंडेटरली अप्लाइड वेयर यू हैव टू रिमूव द डायरेक्टर बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म्स ऑफ ऑफिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आप रेजिग्नेशन की बात करो तो यस, वो बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म्स ऑफ ऑफिस है डेफिनेटली, बट यहाँ पे बेइज्जती नहीं है। क्या यहाँ पे इंसल्ट भी है? यस, यहाँ पे इंसल्ट भी है। क्यों यहाँ पे इंसल्ट है उसकी? क्योंकि उसने गलत काम किया, उसे जानबूझ के निकाला जा रहा है। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, आ रहा है बात समझ में? बट यहाँ पे उसे निकाला नहीं जा रहा, वो स्वेच्छा से जा रहा है। लोग बोल रहे भाई मत जाओ, बोलते नहीं मैं जाऊंगा। ओके, तो रेजिग्नेशन यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे स्वेच्छा था, यहाँ पे कोई पेनाल्टी नहीं है, प्रोसिक्यूशन नहीं है, इम्प्रिजनमेंट नहीं है, ऐसी कोई भी चीज है इसके ऊपर लागू नहीं हो रही। स्वेच्छा से परमिशन लेके वो अपना कंपनी छोड़ के जा रहा है। वेकेशन ऑफ ऑफिस में अगर आप देखोगे, वैकेशन ऑफ ऑफिस अगर आप देखते हो ये 8 केसेस आते थे, तो डेफिनेटली ये भी जो था वैकेशन ऑफ ऑफिस वैकेट करना, तो जरूरी नहीं है बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म्स ऑफ ऑफिस हो, राइट। तो वैकेशन ऑफ ऑफिस तो जब आपका टर्म्स खत्म हो जाता है तो भी आपको वैकेट करना पड़ सकता है। आ रहा है बात? तो वैकेशन ऑफ ऑफिस के केस में क्या था? बिफोर भी हो सकता है एंड आफ्टर एक्सपायरी भी हो सकता था। Clear or not clear? Yes. But section 169 is very very mandatory where you have to remove the director, right? It is the director has to be removed by the company, board of directors of the company before the expiry of terms of office if director has committed something which is against the company or he has fulfilled the provisions which goes against the benefit of companies, right? उसने कोई ऐसा गुनाह कर दिया है, ऐसा कोई कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, कोई ऐसा ऑफेंस कर दिया है जो कि कंपनी के अगेंस्ट जाता है, एंड एज अ रिजल्ट ही इज दैट board of director has to remove the director from the company, right? तो यहाँ पे अब अपने को देखना कि अगर, ध्यान से समझना, अगर डायरेक्टर को कंपनी से निकालना है, क्या बोला मैंने? डायरेक्टर को अगर कंपनी से निकालना है तो इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि आप उसे निकालोगे कैसे। सबसे पहला बात यह है, कैसे निकालोगे? व्हाट इज द प्रोसीजर? तो डेफिनेटली प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 2, कौन निकालेगा?
और नंबर 3 है कब निकालेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैसे निकालना है, प्रोसीजर की बात होगी, कौन निकालेगा, अथॉरिटी की बात होगी, कब निकालना है, टाइम की बात होगी, और ये सब कुछ डिस्कस कौन करेगा दोस्तों, 169 डिस्कस करने वाला है। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, वेकेशन जो होता था दोस्तों, वहां पे कोई प्रोसीजर अप्लाई करने की बात नहीं होती थी, सिंपल लैंग्वेज में ये ऑटोमेटिक होता था, मैंने बताया था। यस, अगर आप डिस्क्वालीफाई हो गए या आपका टर्म्स कंप्लीट हो गया तो ऑटोमेटिक वेकेशन आ जाता था, आपको ऑफिस छोड़ना है, उसके लिए कोई प्रोसेस लगाने की जरूरत नहीं, मैं वहां पे बताया था। ना ही वहां पे अपॉर्चुनिटी बी कार्ड देने की जरूरत पड़ेगी, ना ही वहां पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो ऑटोमेटिक है। हमारे पास अगर 8 केसेस अप्लाई होते हैं, 8 केसेस में से कोई सा भी केसेस अप्लाई होता है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। नाउ चलिए आज आइए देखते हैं हम सेक्शन नंबर 169 को। ओके, ना सेक्शन 169 दोस्तों क्या बोलता है, अब देखो जरा यहाँ पे फटाफट से। यस, सेक्शन 169 बोलता है अ कंपनी, ध्यान से, अ कंपनी में निकाल सकती है बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर आप वैकेशन को देखो तो वहां पे एज सच कोई भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नहीं था, कोई भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं था, बट अगर आप डायरेक्टर को जानबूझ के बेदर्दी से उसको अगर आप कंपनी के बाहर निकाल रहे हो तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब क्या है साहब, सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करेगा, एंड बोर्ड मीटिंग के दौरान जो रेजोल्यूशन पास होगा, राइट, तो ये रेजोल्यूशन किसके लिए पास होगा कि आप जनरल मीटिंग कंडक्ट करो, जनरल मीटिंग में आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करोगे, तब जाके, तो इतना प्रोसेस तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कहीं पे भी वर्ड आ गया तो आप ये समझ लेना, पहले बोर्ड ऑफ इशू कहां पे जाएगा दोस्तों, सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करके बोर्ड रेजोल्यूशन निकालेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन किसके लिए होगा कि आपको जनरल मीटिंग कंडक्ट करनी है, एंड जनरल मीटिंग में आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, आ रहा है बात समझ में? यस, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ओके, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आपने पास कर दिया किसके लिए दोस्तों, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, रिमूवल ऑफ व्हाट, डायरेक्टर। ओके, बट ये डायरेक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलता है साहब क्या, अदर देन अ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय ट्रिब्यूनल। तो अब मेरी बात बहुत सिंपल से समझना, जिस डायरेक्टर को खुद एनसीएलटी ने अपॉइंट किया है उसको आप नहीं निकाल सकते, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है। जिसे हाई अथॉरिटी, यहाँ पे हाई अथॉरिटी अगर उसे अपॉइंट किया है तो लो अथॉरिटी के लोग उसको नहीं निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। तो जिसे एनसीएलटी ने अपॉइंट किया हुआ है उसे, ध्यान से समझना, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन शेयर होल्डर उसे नहीं निकाल सकता। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब क्या हो गया, शेयर होल्डर, आगे बात समझिए। तो यहाँ पे जिसे ट्रिब्यूनल ने अपॉइंट किया उसे रेजोल्यूशन नहीं निकालेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सेप्ट डायरेक्टर appointed by NCLT under section 242। तो अगर ये डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है, राइट, तो आप उसे 169 में नहीं ला सकते, मतलब 169 में इस डायरेक्टर को रिमूव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कब, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। ओके, एक बार टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्सपायर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। बट कब निकालोगे, जब आप उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दे दोगे, मतलब इसमें साहब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी चाहिए, ओबीएच भी चाहिए, बट वेकेशन के केस में, ध्यान से समझना, वेकेशन के केस में कोई भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नहीं था, कोई भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं था। आ गया बात समझ में? यस। तो एक तो सिंपल लैंग्वेज में बोलने कि अगर आपको डायरेक्टर निकालना है तो आप निकाल दो, बट उसके लिए आपको दो चीजें देनी पड़ेगी, सबसे पहले ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा शेयर होल्डर से, एंड नंबर 2 उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा कि आओ आगे कारण बताओ कि तुम्हें कंपनी से निकाला क्यों ना जाए, राइट? यस। बट अगर डायरेक्टर दोस्तों इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ध्यान से समझना, अगर कौन है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और वो रीअपॉइंट हुआ है, रीअपॉइंट हुआ है, देखो मैं सिंपल लैंग्वेज बोलता हूं, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आप अपॉइंट करते हो वो जो है नॉर्मली 10 इयर्स के लिए अप्लाई होता है। 10 इयर्स में भी कैसे होता है कि फर्स्ट 5 ईयर, ये मैं डिटेल में आपको बताऊंगा जब मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में आऊंगा, फर्स्ट 5 ईयर उसे कंटिन्यू करना होता है, देन उसको 3 साल का जो है, तीन साल का जो है वो ब्रेक मिलता है, अगेन उसको 5 ईयर कंटिन्यू करना पड़ता है, इस तरीके से जाके उसका 10 साल कंप्लीट होता है। ओके, तो जब मैं बात कर रहा हूं ये फर्स्ट वाला अपॉइंटमेंट की बात नहीं कर रहा, जब वो रीअपॉइंट होगा उसी कंपनी में नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए, आ रहा है बात समझ में? यस। तो उसे इस पीरियड में अगर आप निकालते हो, किस पीरियड में दोस्तों, इस पीरियड में, सेकंड वाले पीरियड में अगर आप उसको निकालते हो तो आपको वहां पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नहीं, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा।
क्या पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और उसको क्या देना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा, राइट। बट अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और अगर आप उसे फर्स्ट पीरियड में ही निकालते हो, राइट, सेकंड टर्म में नहीं निकालते हो, आप फर्स्ट टर्म में निकालते हो, तो भी उसका जो रिमूवल है वो आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के तहत प्लस अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड के तहत दे सकते हो। यस तो अभी सिंपल लैंग्वेज में आप इतना दिमाग में फिट करो, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ये जो चार सेक्शन है, डिस्क्वालिफिकेशन, वैकेशन, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल, ये जो प्रोसीजरल सेक्शंस है दोस्तों, राइट। तो इसमें अगर आपको प्रोसीजर्स याद रहेंगे तो एग्जाम में अगर कोई केस स्टडी आएगा तो ये आपको प्रोसीजर्स ही वहां पे लिखने पड़ेंगे और आपको बताना पड़ेगा कि भाई साहब ये पर्टिकुलर डायरेक्टर को आप रिमूव कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको बोला कि अगर आपको किसी भी डायरेक्टर को निकालना है, आप निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, उसे आप दो चीजें दे दो, नंबर वन दैट इज अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, राइट। बट अगर सेक्शन 242 वाला डायरेक्टर है, मतलब जिसे एनसीएलटी ने अपॉइंट किया हुआ है, उसको आप नहीं निकाल सकते, नंबर वन। नंबर टू, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और अगर वो रीअपॉइंट हुआ है अपने सेकंड टर्म में, राइट, तो उसको आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन देकर नहीं निकाल सकते, बट उसको निकालने के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन देना पड़ेगा। बट अगर वो फर्स्ट टर्म पे ही आप उसको रिमूव कर रहे हो, क्लियर, तो फिर आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके आप उसे रिमूव कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर हो या नहीं क्लियर हो, बोल जरा फटाफट से यस। बट ये बोलते हैं साहब ठीक है कोई बात नहीं, मैंने अपॉर्चुनिटी और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके निकाल सकते हो, दो ही चीजें याद रखना है बस अपने को, और दो डायरेक्टर याद रखना है, दैट इज सेक्शन 242 डायरेक्टर एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। इसी में प्रोवाइडेड फर्दर दैट एक और पॉइंट आता है, क्या, अगर आपने डायरेक्टर, ध्यान से समझना, अगर आपने डायरेक्टर किसमें अपॉइंट किया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये तीनों में चीजें मैं आपको अपॉइंटमेंट में कवर करूंगा, तो बस अभी तो आप तीन चीजें याद रख लो। नंबर वन मैंने क्या बोला, एक सेक्शन 242 वाला डायरेक्टर, दूसरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेकंड टर्म, और तीसरा याद रख लेना प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे अगर डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है, राइट। यहाँ पे देखो लिखा है where the company has availed itself of the option given to under section 163 to appoint, तो अगर डायरेक्टर कौन सा अपॉइंट हो, बाकी सब चीजें छोड़ दो, ये जो चीजें लिखी हुई है, ये जो चीजें लिखी हुई है सब छोड़ दो, क्योंकि ये सेक्शन 163 की चीजें जो अब आप पढ़ोगे सेक्शन 163 तो ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो अभी रिमूवल पॉइंट ऑफ व्यू जो आपको दिमाग में रखना है वो सिर्फ क्या रख लेना, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अगर कोई भी डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है अंडर सेक्शन 163 में, ठीक है, तो उसके लिए क्या बोला है, नथिंग कंटेन्ड इन दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई, मतलब आप इसको भी जो है वो रिमूव नहीं कर सकते हो। तो दो लोगों को आप रिमूव नहीं कर सकते दोस्तों, नंबर वन एनसीएलटी वाले डायरेक्टर को आप रिमूव नहीं कर सकते, नंबर टू क्या बोल रहा है, नथिंग कंटेन्ड इन दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई, मतलब आप डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय, आप टेंशन मत लो, इसका मैं पूरा डायग्राम आपको बनवाऊंगा, यहाँ पे जस्ट आपको याद कराने के लिए वो डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय व्हाट, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, पीपीआर शॉर्टकट में लिखा। तो अगर आपने 163 में, ध्यान से समझना, 163 में अगर डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया हुआ है तो आप इसको बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म्स नहीं निकाल सकते हो, क्लियर। बट सर अगर मान लो उसका टर्म्स एक्सपायर हो गया तो क्या कर सकते हैं, तो रिमूवल की तो बात ही नहीं आती, सेक्शन तो ये लगेगा ही नहीं, तो फिर तो उसका डायरेक्टली जो है वो वेकेशन ऑफ ऑफिस हो जाएगी, क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई भी नहीं है, रिमूव भी नहीं कर रहा, वो रिजाइन भी नहीं किया, तो सिंपली क्या हो जाएगा, वेकेशन ऑफ ऑफिस, राइट। और उस केस में वेकेशन ऑफ ऑफिस जो भी है वो वहां पे सेक्शन नंबर जो है 167 जो है वो अप्लाई हो जाता है और वो ऑटोमेटिक हो जाता है, ना कि वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने की जरूरत है, ना ही ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन देने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर और नॉट क्लियर, यस, बहुत बढ़िया ना। अब ये बोलते हैं दोस्तों, तो इतना पॉइंट क्लियर हो गया, यस, तो ये चीजें याद रख लेना, एक तो 242 वाला डायरेक्टर को अप्लाई नहीं होगा, एक तो 163 वाले डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर सेकंड टर्म वाला है तो उसको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की बजाय स्पेशल रेजोल्यूशन देके निकालना पड़ेगा। इतना सा अगर दिमाग में क्लिक रहेगा तो सेक्शन 169 का जो ये फर्स्ट वाला सबसेक्शन है वो आपके दिमाग में फिट हो चुका है। क्लियर है या नहीं क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब ये होता है सेकंड वाला पॉइंट, अ स्पेशल नोटिस शैल बी रिक्वायर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोल रहा है ये, स्पेशल नोटिस शैल बी रिक्वायर्ड फॉर एनी रेजोल्यूशन। तो अब चाहे आप एनी रेजोल्यूशन बोला, यहाँ पे ध्यान से समझ लो, ना ही यहाँ पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लिखा है साफ साफ, तो जब एनी रेजोल्यूशन लिख दिया मतलब ओआर और एसआर दोनों भी, कोई सा भी रेजोल्यूशन हो, आ रहा है बात समझ में, यस,
ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हो या स्पेशल रेजोल्यूशन हो, ये स्पेशल नोटिस का क्लॉज मैंडेटरी। क्या हमें बोर्ड रेजोल्यूशन आएगा? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि बोर्ड के पास पावर नहीं है डायरेक्टर को निकालने की। बोर्ड के पास पावर नहीं है डायरेक्टर को निकालने की। क्यों? क्योंकि निकालने वाला कौन होगा दोस्तों? शेयर होल्डर निकालने वाला होगा। एम आई राइट और नॉट? यस। तो यहां पे बहुत क्लियर है कि जब भी आपको निकालना है तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन देना पड़ेगा। और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आ गया, इसका मतलब है कि उसे जो रिमूव किया जा रहा है दोस्तों, वो किसमें किया जा रहा है? जनरल मीटिंग में किया जा रहा है। हम पहले ही बोले ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कभी भी बोर्ड मीटिंग में पास नहीं होगा, हमेशा जनरल मीटिंग में पास होगा। और जनरल मीटिंग किसके लिए हम बोलते हैं दोस्तों? शेयर होल्डर के लिए बोलते हैं। आ रहा है बात समझ में? यस। तो जब भी कहीं पे भी वर्ड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आ जाए या स्पेशल रेजोल्यूशन आ जाए, दिमाग में फिट कर लेना, ये जो डिसीजन है, ये जो रेजोल्यूशन है, ये कौन पास कर रहा है दोस्तों? शेयर होल्डर पास कर रहा है। आई होप आई एम क्लियर? यस। नाउ स्पेशल नोटिस शैल बी रिक्वायर्ड। तो ये स्पेशल नोटिस कौन सा है दोस्तों? सेक्शन 115। अगर आपने वहां पे पढ़ा हो सेक्शन 115, आपने सीए एंटर में पढ़ा होगा, तो वहां पे बहुत सारे जो लोग होते हैं राइट, उनका कंसेंट लगता है और तब जाके जनरल मीटिंग वहां पे कंडक्ट की जाती है। हर एक के लिए पॉसिबल, हर एक के लिए स्पेशल नोटिस पॉसिबल नहीं, बट यस जब स्पेशल केसेस आते हैं, क्या बोला मैंने? जब स्पेशल केसेस आते हैं, जब आपको यहाँ पे रिमूव करना होता है, ये हमारा नॉर्मली नहीं कि हमने कभी भी किसी को रिमूव कर दिया, अनलेस अनलेस जहां पे कोई भी डायरेक्टर कुछ गड़बड़ कर रहा है तब तक हम उसको रिमूव नहीं करते। तो ये एकदम स्पेशल केस हो गया। और स्पेशल केस के केस में ये क्या बोले साहब? स्पेशल नोटिस जरूर चाहिए होगा। आ रहा है बात समझ में? नहीं आ रहा है? यस। और नॉर्मल केस में इसने क्या बोल दिया? अपॉर्चुनिटी दैट इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए ही चाहिए होगा। बट जब यहाँ पे एक ही वर्ड पे एक ही जगह पे स्पेशल रेजोल्यूशन यहाँ पे बात कर रहा है, दैट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में। आ रहा है बात समझ? यस। तो स्पेशल नोटिस बुलाना पड़ेगा, क्योंकि देखो स्पेशल नोटिस क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। एक बात बताओ, कब कंपनी किस डायरेक्टर को रिमूव कर दे, क्या ये शेयर होल्डर को पहले से पता है? नहीं, उसको पहले से नहीं पता, इसलिए उसको स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। आ गया बात समझ में? यस। तो स्पेशल नोटिस कब आएगा? जब उसको स्पेशली इनवाइट करना है कोई स्पेशल काम करने के लिए, राइट? यस। बट रिमूव करना डायरेक्टर को अपने आप में रिमूव करना, हाँ, क्योंकि शेयर होल्डर को पता नहीं था इसलिए स्पेशल नोटिस दिया गया, राइट? उनको पहले से नहीं पता था। बट रिमूवल ऑफ डायरेक्टर कंपनीज एक्ट पॉइंट ऑफ व्यू एक नॉर्मल प्रोविजन है, तो उसको भाई कंपनी एक्ट बोलता है कि भाई अगर कोई भी काम गड़बड़ होएगा तो मैं उसको निकाल दूंगा। बट क्योंकि शेयर होल्डर को पहले से पता नहीं था, इसलिए उसको स्पेशल नोटिस देने की जरूरत पड़ गई। क्लियर? यस। तो स्पेशल नोटिस जाएगा, अपॉर्चुनिटी दैट इज अपॉर्चुनिटी बीइंग कर दिया जाएगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन दिया जाएगा। स्पेशल रेजोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ, कम ऑन, स्पेशल रेजोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के, रीअपॉइंटेड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के सेकंड टर्म पे आता है, राइट? 242 वाला और 163 वाले के केस में अप्लाई ही नहीं होगा सेक्शन 169। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। नाउ तो अब यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखते हो, जो मैं यहाँ पे डायग्राम कवर कर रहा हूँ दोस्तों, ओके, फिर यहाँ पे आप देखो ये रहा डायरेक्टर, और अगर ये डायरेक्टर ऑफेंस करता है और इसे सेक्शन 169 में निकाला जाता है, सेक्शन 169 में आप इसे निकाल रहे हो, राइट? या तो दूसरा आता है जहां पे डायरेक्टर जो है डिस्क्वालीफाई हो गया। तो दो चीजें, अगर डायरेक्टर ऑफेंस करता है तो उसे निकालना जरूरी हो जाता है 169 पे, बट अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो क्या आप उसे निकालने की बात कर देते हैं? नहीं, निकालने की बात नहीं करते। अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गया, ध्यान से समझना, और अगर आपने सेक्शन 164 याद है, मैंने डायरेक्टली बोला था क्या होता है साहब? वेकेशन ऑफ ऑफिस होता है। अगर डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो गया तो उसे ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। मैंने निकालने की बात नहीं की, बाबा तुम निकल जाओ यहाँ पे। आ रहा है बात समझ लीजिए? अगर आप डिस्क्वालीफाई हो गए सेक्शन 164 सीधा आपको 167 पे ले जाता था। बट अगर आप ऑफेंस कर रहे हो, आ रहा है बात समझ, तो आप डायरेक्ट ऑफिस आपकी वैकेट नहीं हो रही, पहले आपको क्या किया जा रहा है? निकाला जा रहा है, जबरदस्ती बेइज्जत करके निकाला जा रहा है। और जब आप बेइज्जती का कारण निकाले जाते हो तब वैकेशन अराइज होता है। आ रहा है बात समझ? यस। तो डिस्क्वालिफिकेशन के केस में रिमूवल ऑफ डायरेक्टर नहीं लगता है, 169 नहीं लगता है दोस्तों। बट ऑफेंस वगैरह अगर आपने किया है तो रिमूवल अंडर सेक्शन 169 लगता है, एंड एज अ रिजल्ट आप ऑफिस वैकेट करते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस और नो? यस, राइट? ओके। नाउ अब बात ये आती है दोस्तों कि कैसे डायरेक्टर्स को रिमूव करना है, कैसे डायरेक्टर्स को रिमूव करना है। तो यहाँ पे आप देखो पूरा प्रोसीजर हमने सेक्शन 169 के यहाँ पे कवर किया हुआ है ना। ये होता है कंपनी ने सबसे पहले क्या करना है? स्पेशल नोटिस भेजना है। किसको?
जनरल शेयर होल्डर्स को कि बाबा आप आओ और जनरल मीटिंग कंडक्ट करो। और जनरल मीटिंग कंडक्ट करने के लिए सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करनी है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है, किसके लिए कि जनरल मीटिंग होनी चाहिए। ओके, तो अगर कंपनी क्या करती है साहब, यस डायरेक्टर को उसे रिमूव करना है तो सबसे पहले वो क्या भेजेगी, स्पेशल नोटिस भेजेगी। किसको स्पेशल नोटिस भेजती है, बोलो जरा फटाफट से, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है फटाफट से, स्पेशल नोटिस किसको भेजती है, स्पेशल नोटिस शैल बी रिक्वायर्ड ऑफ एनी रेजोल्यूशन, किसके लिए निकालना पड़ेगा, रेजोल्यूशन। तो कौन सा रेजोल्यूशन यहाँ पे चाहिए, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन, व्हाटएवर द केस में बी, राइट, यस। तो यहाँ पे यस तो सबसे पहले स्पेशल नोटिस चाहिए होगा किसके लिए, फॉर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आए, उनने बोर्ड मीटिंग की, ओके, बोर्ड मीटिंग के बाद बोर्ड रेजोल्यूशन आया, जनरल मीटिंग हुई और जनरल मीटिंग के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आया। आ रहा है बात समझ में, यस। तो स्पेशल नोटिस किसके लिए देना होगा, शेयर होल्डर्स को देना होगा कि बाबा हम मुझे क्या है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन निकालना है, ठीक है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आ गया, किसके लिए आया दोस्तों, कोई भी डायरेक्टर हो, एनी टाइप ऑफ डायरेक्टर, मुझे कोई फर्क नहीं। अब एनी टाइप ऑफ डायरेक्टर मतलब क्या हो गया, रोटेशनल, ये सब मैं आपको अब अपॉइंटमेंट में पढ़ाऊंगा। रोटेशनल डायरेक्टर, नॉन रोटेशनल डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, फुल टाइम डायरेक्टर, ऑर्डिनरी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर, ओके, या तो डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर, या तो नॉमिनी डायरेक्टर, या तो आईडी, आईडी मतलब हो गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और एनी अदर डायरेक्टर एक्सेप्ट अपॉइंटेड बाय व्हाट, एनसीएलटी एंड डायरेक्टर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 163। ये दो डायरेक्टर को छोड़ के आप किसी भी डायरेक्टर को अगर रिमूव करते हो, ध्यान से समझना, तो क्या चाहिए होगा दोस्तों, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए होगा। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में सेकंड टर्म पे क्या बोल दिया, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होगा। यहां तक क्लियर है। बट अब ये सब सेक्शन 1 इतना ही था, आ रहा बात समझ में, यस। अब सब सेक्शन 2 क्या बोलता है, स्पेशल नोटिस चाहिए तो मैंने स्पेशल नोटिस दे दिया, कोई बात नहीं है ना। अब यहाँ पे देखो स्पेशल नोटिस किसके लिए बोला गया, दो चीजों के लिए। अगर आप डायरेक्टर को रिमूव करोगे तो स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा, ओके। और जो डायरेक्टर रिमूव हुआ है, ध्यान से समझना, तो वैकेंसी अराइज हुई, बराबर है, वैकेंसी, क्या उस वैकेंसी को फिलअप करना पड़ेगा, यस। तो उस वैकेंसी को फिलअप करने के लिए भी जो डायरेक्टर आप अपॉइंट करोगे इन प्लेस ऑफ दैट डायरेक्टर सो रिमूव, इन दोनों के केस में दोस्तों आपको स्पेशल नोटिस इशू करना पड़ेगा। मतलब डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए भी स्पेशल नोटिस चाहिए, और जब आप डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे होगे तो भी आपको स्पेशल नोटिस, एंड देन वहां पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए होगा। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं या नहीं क्लियर हूं, यस, बहुत बढ़िया। नाउ अब यहां पे आप देखो, आगे चलते हैं। तो ये स्पेशल नोटिस आ गया, ठीक है, और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इशू हो गया। तो अभी मैं सिर्फ इसको रिमूव करने के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। अब ये बोलता है इतने करने पे भी ये रिमूव नहीं होगा। नाउ इसमें क्या बोल रहा है, सबसेक्शन 3 वाला देखो, ऑन रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ अ रेजोल्यूशन, तो जो भी स्पेशल नोटिस आई टू रिमूव अ डायरेक्टर, तो जैसे ही डायरेक्टर को ये नोटिस मिला, ओके, तो सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, अंडर दिस सेक्शन द कंपनी शैल फोरथविथ सेंड अ कॉपी देयरऑफ टू द डायरेक्टर कंसर्न, तो जो भी डायरेक्टर था उसकी एक कॉपी जो है उसने डायरेक्टर को भी भेज दी। और जैसे ही डायरेक्टर को कॉपी मिली तो क्या बोलता है, एंड डायरेक्टर वेदर और नॉट ही इज अ मेंबर ऑफ द कंपनी, चाहे वो शेयर होल्डर हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता, shall be entitled to be heard, मतलब उसको क्या सुनना पड़ेगा, मतलब उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जा रही है कि भाई आप अपनी बात यहाँ पे आके कहो, राइट। तो उसने क्या दे दिया, रिप्रेजेंटेशन दिया, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ओबीएच, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड अंडर सेक्शन 169(3). तो ये बस 169(3) ये जो सब सेक्शन बात कर रहा है ये ओबीएच की बात कर रहा है कि जैसे ही डायरेक्टर के पास, तो देखो इतनी खतरनाक तरीके से वर्डिंग लिखता है, आप इसको सिंपल लैंग्वेज में चाहो तो लिख सकते हैं, अपॉन सेंडिंग अ कॉपी ऑफ द नोटिस टू द डायरेक्टर, डायरेक्टर मस्ट अलाउ टू प्रोवाइड व्हाट, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बिफोर रिमूविंग हिम, सिंपल लैंग्वेज में, राइट, यस। नाउ अब फोर्थ क्या बोलता है, when notice has been given of a resolution, when notice has been given मतलब स्पेशल नोटिस दे दिया to remove a director in this section, okay, and director concerned makes with respect that to represent, उसने रिप्रेजेंटेशन भी दे दिया राइटिंग में, ठीक है, तो राइटिंग में इसने रिप्रेजेंटेशन भी दे दिया, बहुत बढ़िया। एंड रिक्वेस्ट इट्स नोटिफिकेशन टू मेंबर्स, ओ हो, मैंने बोला भाई साहब इसके बारे में मेंबर को भी बताना जरूरी है। तो अगर आप इन सब बातों के बारे में शेयर होल्डर को बताना चाहते हो,
शेयर होल्डर को आप बताना चाहते हो तो ये बोलता है कंपनी शेयर इफ द टाइम परमिट्स it to do so in any notice of the resolution given to members of the company state the fact। तो जो भी आप नोटिस in any notice of the resolution okay given to members of the company state the fact of the representation। तो ये इसने जो रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है राइट तो यहाँ पे इट रिक्वेस्ट टू शो ओबीएच टू ऑल मेंबर्स। तो इसका जो ओबीएच है किसका इफ रिक्वेस्ट टू शो हिज ओबीएच मतलब किसका डायरेक्टर का ओबीएच अगर मेंबर्स जानना चाहते हैं राइट तो वो मेंबर्स को इसका रिप्रेजेंटेशन का जो फैक्ट है जो भी इसने रिप्रेजेंट किया हुआ है वो सारा फैक्ट ऑफ ओबीएच मेंबर्स को देना पड़ेगा। सेंड द कॉपी ऑफ ओबीएच और ओरली रीड आउट ऑफ हिज ओबीएच। तो ओरली रीड करना है, सर कहने का मतलब ये हो गया सिंपल लैंग्वेज में या तो आप पूरा फैक्ट उसको लिख के दे दो और अगर लिखने वेखने का टाइम नहीं है टाइम आपके पास परमिट नहीं कर रहा है जल्दी में तो आप इसकी एक रिकॉर्डिंग कॉपी ओरल कॉपी जो है वो आप ओबीएच को सॉरी मेंबर्स को आप भेज दो ना। बट इसके लिए जरूरी है कि इसका जो कॉस्ट है जो भी आप मेंबर्स चाहता है कि भाई मैं आपका रिप्रेजेंटेशन सुनना चाहता हूं आपने क्या रिप्रेजेंटेशन दिया है क्या आपका रिप्रेजेंटेशन वैलिड है क्या आप अपनी जगह सही हो ये मेंबर्स भी डिसाइड कर सकता है ऑब्वियसली। तो अगर मेंबर्स ने बोला कि भाई लेट मी डिसाइड कि मुझे इसको रिमूव करना चाहिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ये डायरेक्टर बहुत एक्सपीरियंस्ड है ओके हमारी बहुत सारी बातें जानते हैं तो इट इज नॉट अ सिंपल टास्क कि आप कभी भी किसी भी डायरेक्टर को निकाल दो राइट। डायरेक्टर को निकालने के लिए बहुत सारे अपार्ट फ्रॉम दैट लीगल प्रोविजंस आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है राइट कि इस डायरेक्टर को निकालना क्या जरूरी है या नहीं जरूरी कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू तो वो जो है शेयर होल्डर भी यहाँ पे डिसाइड कर सकता है। इसके लिए उसको बोला गया कि भाई मुझे भी फैक्ट जानना है कि किस बेसिस पे किस आधार पे आप इस डायरेक्टर को निकाल रहे हो। बट मेंबर्स बोलते हैं कि मैं इन चीजों का खर्चा बेयर नहीं करूंगा तो इन चीजों से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा ध्यान से समझना इन चीजों से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा वो या तो पूरा या तो पार्टली बाय डायरेक्टर डायरेक्टर को ही बेयर करना पड़ेगा बाय ऑर्डर ऑफ व्हाट एनसीएलटी। तो एनसीएलटी का ऑर्डर रहेगा तो उसको या तो पूरा डायरेक्टर पे करेगा या तो फिर पार्टली बाय डायरेक्टर होगा पार्टली बाय कंपनी होगा। क्लियर और नॉट क्लियर? यस ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है ओके send a copy of the representation to every member of the company to whom notice of the meeting is sent okay and if copy of the representation is not sent आपने उसका written copy अगर नहीं भेजा okay और because of insufficient time तो डायरेक्टर बोलता है मैं without prejudice to his right to be heard orally required that the representation shall be read out at the meeting। तो जब भी कोई जनरल मीटिंग हो रही होगी तो वहां पे डायरेक्टर जो है ओरली अपने जो फैक्ट को है वो डिस्कस कर सकता है राइट। तो मेंबर को बताने के लिए जरूरी नहीं कि आप राइटिंग में ही भेजो आप अपना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो है वो ओरली भी सुना सकते हो बट प्रोवाइडेड द कॉपी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन नीड नॉट बी सेंट अगर जरूरत नहीं है कॉपी भेजने की and the representation need not be read out at the meeting जरूरत भी नहीं है कि आप उसे रीड करो डिस्कस करो on the application either of the company or any other person who claims to be aggrieved इनके हिसाब से the tribunal is satisfied that the rights conferred by these sections are being abused to secure needless publicity for defamatory matters and the tribunal may order the company's cost on the application to be paid in whole or in part by the director। कहने का मतलब क्या होगा समझना इसको ये प्रोवाइडेड दैट बोलता है कि इन द केस डायरेक्टर को भी पता है कि यार उसने गड़बड़ किया है ओके एंड कंपनी को भी पता है डायरेक्टर ने गड़बड़ किया है बट डायरेक्टर अननेसेसरली इशू को क्रिएट करना चाहता है खींचना चाहता है और वो बोलता है कि नहीं मैं अपनी बात मेंबर्स तक भी रखना चाहता हूँ। तो कंपनी बोला आप रखो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है बट इससे रिलेटेड जो भी खर्चे आएंगे वो आपको देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है साफ साफ नो नीड राइट मतलब जहां पे सब कुछ पहले से ही प्रूफ हो चुका है कि भाई आपने गड़बड़ किया आपको निकाला जाएगा बस आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो राइट आप अननेसेसरी चीजों को खींच रहे हो उसके लिए आप अब ये केस मेंबर तक भी ले जाना चाहते हो तो कंपनी बोला आप ले जाओ मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसा कर दो तो इससे रिलेटेड जो भी कॉस्ट आएगा वो बॉस आपको ही बेयर करना पड़ेगा बाय द ऑर्डर ऑफ व्हाट एनसीएलटी राइट क्योंकि डायरेक्टर अगर बोलेगा कि भाई मेरे को मेंबर तक जाना है खर्चा कंपनी बेयर कर अरे कंपनी तुम्हारा खर्चा क्यों बेयर करेगी भाई
अगर तुमको अपनी सफाई रखनी है मेंबर्स के लिए तो आपको अपना खर्चा ही करना पड़ेगा। तो उस केस में अगर डायरेक्टर फोर्स कर सकता है तो कंपनी जो है एनसीएलटी के पास ही अपना इशू लेके जा सकती है। मैंने बताया था कि इंटरनल अफेयर्स में कोई भी इशू हुआ या एक्सटर्नल अफेयर्स में कोई भी इशू हुआ, एनसीएलटी को आप अपील कर सकते हो। और एनसीएलटी यहाँ पे ऑर्डर दे दिया है ऑलरेडी पहले से कि भाई अगर ऐसा कुछ है जहाँ पे जरूरत नहीं है डायरेक्टर्स को मेंबर तक जाने की, बट फिर भी अगर डायरेक्टर चाहता है तो अपने कॉस्ट पे वहां पे जा सकता है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस, ओके नाउ तो यहां तक क्लियर हो गया? यस। अगर सारी चीजें बात हो जाती है, ध्यान से समझना। नाउ कंपनी ने स्पेशल नोटिस भेज दिया, उसने अपना रिप्रेजेंटेशन दे दिया, और अगर उसको लगेगा कि भाई मुझे मेंबर्स तक भी देना तो अपना ओबीएच जो है वो मेंबर्स को ओरली सुना सकता है। बट अगर वहां पे जरूरत नहीं लगती है फिर भी वो जाना चाहता है तो अपनी कॉस्ट, अपनी जेब से कॉस्ट बेयर करेगा और वो अपनी बात जो है वो मेंबर्स तक रख सकता है। एज अ रिजल्ट क्या होगा दोस्तों? एज अ रिजल्ट ध्यान से समझना, जब इतनी सारी चीजें हो जाएंगी तो यहाँ पे बोर्ड मीटिंग, स्पेशल नोटिस फॉर आपने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बताया था, मैंने बताया था यहाँ पे बोर्ड मीटिंग होगी, देन जनरल मीटिंग होगी एंड देन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आएगा, बराबर है? तब जाके यहाँ पे बोर्ड मीटिंग हो रही है, तब जाके यहाँ पे जनरल मीटिंग हो रही है। जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर ने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर दिया है कि डायरेक्टर को 169 सब सेक्शन 2 में अब रिमूव किया जाएगा। तो यहाँ पे अब ये डायरेक्टर जो है वो रिमूव हो जाएगा, और ये जो डायरेक्टर बिना दैट बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म्स ऑफ ऑफिस के रिमूव हुआ है तो इसे दोबारा कभी भी रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। एंड वेरी वेरी लॉजिकल, राइट? कि भाई आप जिसे धक्के मार के निकालो उसे वापस आप क्यों लाओगे? तो सिंपल लैंग्वेज में याद करने की जरूरत नहीं कि एक बार जो धक्के मार के निकाला गया था उसे हम दोबारा रीअपॉइंट नहीं करेंगे। क्लियर? यस। और चूंकि हम उसको धक्के मार के बाहर भी निकाल रहे हैं तो अगर बोलेगा यार मेरा इतना लॉस हो रहा है तुम्हारे लिए, मैंने ये किया वो किया, बोले सब ठीक है बॉस, तुमने ऑफेंस क्यों किया, तुमने ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट क्यों की, इसलिए जो भी अब तुम्हारा लॉस होगा हम कोई कंपनसेशन उसके लिए पे नहीं करेंगे। तो रिमूवल के केस में याद रख लेना दोस्तों, आप उसे निकाल दोगे, उसे आप रीअपॉइंट भी नहीं करोगे, और निकालते वक्त अगर कोई कंपनसेशन की बात आती है तो वो भी कंपनी पे नहीं करेगी। तो ये डायग्राम से आपको बहुत सिंपल से समझ में आया। सबसे पहला स्पेशल नोटिस फॉर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जाएगा, उसके बेसिस पे अपना रिप्रेजेंटेशन देगा। रिप्रेजेंटेशन कहां पे देगा दोस्तों? जनरल मीटिंग में देगा। बट जनरल मीटिंग के लिए जरूरी क्या है दोस्तों? बोर्ड मीटिंग, राइट? जब इसकी सारी रिप्रेजेंटेशन जनरल मीटिंग में सुन ली जाएगी तो शेयर होल्डर्स जो होंगे वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेंगे, डायरेक्टर वहां पे रिमूव हो जाएगा और उसे रीअपॉइंट, कभी भी रीअपॉइंट नहीं किया जाएगा। आया बात समझ में? और उसे कोई भी कंपनसेशन पे नहीं किया जाएगा। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। बट अगर डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और उसे रिमूव वर्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और उसे कहां रिमूव किया जा रहा है? सेकंड टर्म में, तो फिर स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत होगी। आ रहा है बात समझ में या नहीं आ रहा है? यस। और स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू भी आप अगर आप उसको निकाल दो तो रीअपॉइंटमेंट और कंपनसेशन उसको भी नहीं मिलेगा। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? यस। ना अब मान लो वो सारे लोग निकल गए, क्या अब वैकेंसी अराइज हुई? यस। अब फॉर्म में क्या होगी? वैकेंसी अराइज होगी ना। अब सोचो उस वैकेंसी को क्या आप एज इट इज उस ऑफिस को एज इट इज वैकेंट रहने दोगे या दूसरे लोगों को अपॉइंट करोगे, दूसरे नए डायरेक्टर्स को आप अपॉइंट करोगे? तो ये रहा यहाँ पे वैकेंसी क्रिएटेड बाय द रिमूवल ऑफ डायरेक्टर इन दिस सेक्शन मे इफ he had been appointed by the company in general meeting or by the board of directors. Vacancy created by the removal of director in this section may if he had been appointed by the company general meeting or by the board of directors, मतलब रिमूव जो डायरेक्टर रिमूव हुआ उससे चाहे आपने जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। बी फिल्ड बाय, उस वैकेंसी को आप फिल कर सकते हो कैसे? बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ अनदर डायरेक्टर इन हिज प्लेस at the meeting at which he is removed। और बताओ वो किस मीटिंग में रिमूव हो रहा है? जनरल मीटिंग में रिमूव हो रहा है, अभी जो चल रही है, बराबर? तो उसी मीटिंग में, ध्यान से समझना, उसी मीटिंग में, दूसरे जनरल मीटिंग लगाने की जरूरत नहीं है, दूसरे बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करने की जरूरत नहीं, उसी मीटिंग में। कौन सी मीटिंग में दोस्तों? इसी मीटिंग में आप नया डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो। आ रहा है बात समझ में? न्यू डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग और बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अंडर सेक्शन 169(2), राइट? तो यहाँ पे ये बोल रहा है एट द मीटिंग एट विच ही इज रिमूव्ड, ओके, प्रोवाइडेड स्पेशल नोटिस ऑफ द इंटेंडेड अपॉइंटमेंट हैज बीन गिवन अंडर सबसेक्शन 2। तो डेफिनेटली यहाँ पे इसको क्या देना पड़ेगा दोस्तों? स्पेशल नोटिस भी इशू करना पड़ेगा। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। और यहाँ पे स्पेशल नोटिस भी आ जाएगा, ओके, स्पेशल नोटिस आ जाएगा। और यहाँ पे देखो क्या लिखा? पीरियड ऑफ होल्डिंग की बात कर रहा हूँ, पीरियड ऑफ होल्डिंग की बात कर रहा हूँ मैं, बट यहाँ पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आएगा, स्पेशल नोटिस आएगा, ठीक है, एंड देन उसकी जो पीरियड ऑफ होल्डिंग होगी
क्या बोल रहा है, टिल द टाइम ऑफ टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रीवियस डायरेक्टर। तो जो टर्म्स ऑफ ऑफिस रिमूव्ड डायरेक्टर की थी, मतलब जो डायरेक्टर रिमूव हुआ से उसकी जो टर्म्स ऑफ ऑफिस था वो 5 इयर्स के लिए था, ओके, एंड उसको रिमूव होना था से सपोज 10th जून 2020 को, बट उसे निकाल दिया गया से सपोज 10th अप्रैल 2020 को। तो ये जो नया डायरेक्टर है इसका जो पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा वो कितना होगा दोस्तों, अप टू 10th जून 2020 होगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, यस। अच्छा, रेजिग्नेशन के केस में हमने क्या बताया था कि जब तक जनरल मीटिंग में नया डायरेक्टर नहीं आ जाता है तब तक वो रिमूव होगा, तब तक के लिए वो सॉरी तब तक के लिए वो क्या होगा, अपॉइंट होगा, बराबर है। जो डायरेक्टर रिजाइन करके जा रहा है उसकी जगह पे अगर कोई नया डायरेक्टर आ रहा है तो उसकी जो पीरियड ऑफ होल्डिंग होगी वो कब तक की होगी, जब तक नया जनरल मीटिंग कंडक्ट नहीं हो जाता है, मतलब उस जनरल मीटिंग में नया डायरेक्टर जब तक अपॉइंट नहीं हो जाता तब तक वो जो डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है इन प्लेस ऑफ द डायरेक्टर हु हैज रिजाइंड, राइट, उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग कब तक रहेगी, अप टू नेक्स्ट जनरल मीटिंग एट व्हिच न्यू डायरेक्टर इज अपॉइंटेड। क्लियर, यस। नाउ अगर आप ये वैकेंसी फिल नहीं करते हो, मैंने क्या बोला, अगर आप ये वैकेंसी फिल नहीं करते हो तो इस वैकेंसी को हम क्या मान लेंगे, कैजुअल वैकेंसी। क्या मान लेंगे हम, कैजुअल वैकेंसी। एंड कैजुअल वैकेंसी जिस तरीके से फिल्ड अप होती है, जिस तरीके से भी फिल्ड अप होती है वो उस तरीके से यहाँ पे हम फिल अप करेंगे। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है दोस्तों, यस। नाउ यस, ओके, यहाँ पे ये जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, राइट, ये नहीं आएगा, यस, ओनली बाय जनरल मीटिंग रहेगा, मिस प्रिंट है आई थिंक, यस। तो यहाँ पे बस जनरल मीटिंग में आप उसे अपॉइंट कर, न्यू डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग। क्लियर और नॉट क्लियर, यस, ओके, सो एवरीथिंग इज राइट, परफेक्ट। सो यस, तो यहाँ पे ये जो पूरा इंटायर प्रोसेस है दोस्तों, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज हाउ यू कैन रिमूव द डायरेक्टर who has offended in the company। नंबर 2, आप उनकी जगह पे नए डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हो, बट उसके लिए भी आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, उसी जनरल मीटिंग में आपको नया डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा, और उस नए डायरेक्टर की जो पीरियड ऑफ होल्डिंग होगी वो होगी टू द एक्सटेंड, या मैं ये बोल सकता हूँ टिल द टाइम द टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रीवियस डायरेक्टर। क्लियर और नॉट क्लियर, यस। एंड इफ सच वैकेंसी, अगर आप ये वैकेंसी फिलअप नहीं कर पाए तो इसे फिर हम कैजुअल वैकेंसी मान लेंगे, और कैजुअल वैकेंसी के लिए जो प्रोविजंस दिए हुए हैं फिर उसमें वो डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट होगा। तो अगर आपके दिमाग में ये पिक्चर फ्रेम्ड है और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया रिलेटेड टू व्हाट, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, से सपोज मान लो मैं यहीं पे बोलता हूँ, सपोज मान लो कोई एक्स डायरेक्टर था, उसे उसने कोई भी कंपनी में कांड किया और उसे अब रिमूव किया जाना है, राइट, यस। तो अब वो बोलता है कि भाई साहब नया डायरेक्टर आया है, अब बताओ इसे कौन अपॉइंट करेगा, कितना, कहाँ पे अपॉइंट करेगा, उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगी। तो अगर आपको ये डायग्राम पूरा पता होगा तो पूरी केस स्टडी आप यहाँ पे एज इट इज सॉल्यूशन में लिख सकते हो। तो ये केस, ये डायग्राम को दिमाग में फिट करते हैं और देखते हैं कि कितनी चीजें मुझे याद आती है। तो ठीक है, आप चलो मेरे साथ रिवाइज कर लो कि अगर किसी भी डायरेक्टर को रिमूव करना है तो कंपनी क्या करेगी, जल्दी बोलो फटाफट से, सबसे पहले स्पेशल नोटिस फॉर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भेजेगी, ओके, एंड देन वो डायरेक्टर्स का क्या आएगा दोस्तों, रिप्रेजेंटेशन आएगा, इन राइटिंग आएगा 169 में, ओके। देन इसके बाद अगर मेंबर्स को बताना चाहता है अपना रिप्रेजेंटेशन तो बता सकता है, बट कॉस्ट उसको खुद को ही बेयर करना पड़ेगा। इसके बेसिस पे जो कंपनी होगा बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करेगा, देन जनरल मीटिंग कंडक्ट करेगा, जनरल मीटिंग में वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेंगे जहां पे डायरेक्टर रिमूव हो जाएगा और उसका रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, कंपनसेशन भी उसको नहीं मिलेगा। बट अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और सेकंड टर्म पे रीअपॉइंट हुआ है और टर्म्स ऑफ ऑफिस के पहले उसे रिमूव करना है, राइट, तो फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। बट अगर फर्स्ट टर्म पे रिमूव कर रहे हैं तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पे ही काम चल जाएगा, बराबर है। बट अगर डायरेक्टर आपने सेक्शन 163 में अपॉइंट किया हुआ है, दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे, तो फिर वहां पे आप उसे रिमूव यहाँ पे रिमूव नहीं कर सकते हो। अगर डायरेक्टर को एनसीएलटी ने अपॉइंट किया तो भी आप उसे यहाँ पे रिमूव नहीं कर सकते हो। क्लियर और नॉट क्लियर, यस। अब चूंकि ये डायरेक्टर रिमूव हो गया तो वैकेंसी अराइज हुई, तो इस वैकेंसी को फिलअप करना है तो उसी जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन स्पेशल नोटिस
पास करके तो स्पेशल नोटिस भेजना पड़ेगा, फिर उसका ऑर्डिनरी, क्योंकि और जनरल मीटिंग तो वहीं पे, तो एक स्पेशल नोटिस हमने जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए भेज दिया, और उसके लिए कि हमें किसको अपॉइंट करना है उसके लिए एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर दिया, और जिसके बेसिस पे आप एक नया डायरेक्टर अपॉइंट कर लोगे, और वो कोई भी डायरेक्टर होगा उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग कितनी होगी दोस्तों, टिल द एक्सटेंट टिल द टाइम ऑफ टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रीवियस डायरेक्टर। तो जितना ही प्रीवियस डायरेक्टर का टर्म्स ऑफ ऑफिस शेष बचा हुआ था उस रिमेनिंग पीरियड के लिए आप उसको अपॉइंट कर लोगे, और जैसे वो रिमेनिंग पीरियड पूरा होगा तो फिर तो आपका जनरल मीटिंग आ जाना, और जनरल मीटिंग में अगेन जो है वो नया डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट हो जाएगा। क्लियर? बट अगर आप इस वैकेंसी को फिल अप नहीं कर पाओगे तो इस वैकेंसी को फिर क्या मान लिया जाएगा, कैजुअल वैकेंसी मान लिया। क्या शुरू से ही ये वैकेंसी कैजुअल वैकेंसी थी? नो, ये शुरू से ही कैजुअल वैकेंसी नहीं थी। इस वैकेंसी को फुलफिल आप नहीं कर पाए, इसलिए ये वैकेंसी क्या हो गई, कैजुअल वैकेंसी। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये जो सेक्शन है, राइट, ये पूरा सेक्शन हमारा जो है 169 ये कवर होता है। तो देखो ये सारी चीजें मैंने बता दी, डायरेक्टर सो अपॉइंटेड शैल होल्ड ऑफिस। आगे बात वही है, इफ द वैकेंसी इज नॉट फिल्ड अंडर दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, कैजुअल वैकेंसी। ओके, प्रोवाइडेड दैट डायरेक्टर हु वाज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड, ये मैंने यहां पे बता दिया। ओके, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी टेकन एज depriving a person removed under this section of any compensation, कोई भी compensation damages उसको नहीं मिलेंगे। I hope I am clear with this. Yes, तो ये पूरा 8 सबसेक्शंस को मैंने पूरा पूरा ये डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर दिया हुआ है, राइट। तो आप इसको अगर डायग्राम बनाना चाहते हो तो आप ये बना सकते हो, इसको एज इट इज यहाँ पे, यस, सारी चीजें एज इट इज, ये डायग्राम अगर आप पूरा बना लोगे तो यहाँ पे सारी चीजें जो है एज इट इज यहाँ पे कवर हो जाएगी, ठीक है। सेक्शन 169 शैल नॉट बी अप्लाइड इन केस इफ न्यू डायरेक्टर इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 163। तो एक तो ये 163 के केस में अप्लाई नहीं हो रहा है, और दूसरा अपॉइंटेड बाय एनसीएलटी के केस में, डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय एनसीएलटी के केस में अप्लाई नहीं हो रहा है। बाकी हर जगह पे सेक्शन 169 की एप्लीकेबिलिटी है। चूंकि दोस्तों मैंने बोला था कि सेक्शन 169 जो है वो प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स कवर करता है, राइट। तो यहाँ पे ऐसा कोई केस स्टडी जो है, केस स्टडी किस सेंस में मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आप 5-6 चीजें ऐड कर दो, ऐसे नहीं बनेगी। तो रिमूवल ऑफ डायरेक्टर को केस सेक्शन को आपको एज इट इज याद रखना पड़ेगा। जब आपका ये सेक्शन एज इट इज याद रहेगा तो रिमूवल ऑफ डायरेक्टर कोई भी हो, तो ध्यान से समझना, अगर सेक्शन 169 आपका क्लियर है दोस्तों तो फिर आप इस सेक्शन को रोटेशनल नॉन रोटेशनल पे भी लगा सकते हो, ओके, मैनेजिंग डायरेक्टर के केस में भी लगा सकते हो, होल टाइम डायरेक्टर के भी केस में लगा सकते हो। तो जब मैं वहां पे बात करूंगा उन चीजों, उन सेक्शंस पे बात करूंगा, तो मैं बीच बीच में इस सेक्शंस की लिंकिंग आपको दूंगा जरूर। क्लियर है? तो इसकी समरी मैंने एक बनाई है दोस्तों, दिस इज द समरी। क्या समरी बोल रहा है, रिमूवल ऑफ टाइप्स ऑफ डायरेक्टर, बहुत तरीके के डायरेक्टर। तो मैंने बोला एनी अदर डायरेक्टर अदर देन इंडिपेंडेंट एंड अपॉइंटेड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो आगे मैं इसकी बात करता हूँ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और अगर सेकंड टाइम पे उसे सेकंड टर्म पे रिमूव किया जा रहा है तो स्पेशल नोटिस तो मैंडेटरी है, आ रहा है बात समझ में? यस। बट यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होगा। रिमूवल बिफोर टर्म्स ऑफ एक्सपायरी, यस, निकाल सकते हो उसको। रीअपॉइंटमेंट होगा यहाँ पे, जल्दी बोलो फटाफट से। अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सेकंड टर्म पे निकालते हो दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है बात समझ में, सेकंड टर्म पे आप अगर इसको निकाल देते हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन आएगा, स्पेशल रेजोल्यूशन आएगा। बट यहाँ पर रीअपॉइंटमेंट अंडर सेक्शन 169 पॉसिबल है, किसी का भी, कोई भी हो, रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल नहीं है। सेक्शन 169 में अगर आप निकाले गए हो तो सेम डायरेक्टर का रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल नहीं है, आप दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, रीअपॉइंटमेंट आफ्टर टर्म्स ऑफ ऑफिस इज ओवर। तो मान लो अगर ये बोलते कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था और उसे हमने 169 में रिमूव नहीं किया, बट उसका टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्सपायर हो गया, क्या अब आप उसे रीअपॉइंट कर सकते हो? यस, रीअपॉइंट करोगे दोस्तों, बट किसके हिसाब से करोगे? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजन के हिसाब से करोगे। जैसा मैंने बताया था, फर्स्ट 5 इयर्स, देन 3 इयर्स का बैक, देन 5 इयर्स, देन 3 इयर्स का बैक। तो इस तरीके से जो भी सेक्शन 149(10) बोलेगा, ये 149(10) किसकी बात कर रहा है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड वहां पे सारी चीजें बात हो रही है। तो जब आप 149 सेक्शन पे आओगे तो वहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के सारे डिटेल्स अवेलेबल है, वो वहां पे हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए तो आप फॉर द टाइमिंग के लिए सोच लो कि यस, अगर उसका टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्सपायर होता है तो आप उसको रीअपॉइंट कर सकते हो, बट अगर बिफोर टर्म्स ऑफ ऑफिस के रिमूव हो रहे हैं तो नहीं करोगे। क्लियर? यस। कैन न्यू डायरेक्टर बी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 169? यस, ऑफ कोर्स, इन दैट जनरल मीटिंग आप अपॉइंट कर सकते हो, और उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना रहेगा दोस्तों 169 में? टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ व्हाट? प्रीवियस डायरेक्टर। क्लियर? यस।
अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला लगेगा ही नहीं, 169 लगेगा ही नहीं, ऑर्डिनल रेजोल्यूशन की बात ही नहीं होगा, रिमूवल का सवाल ही नहीं उठता है, रीअपॉइंटमेंट की बात ही नहीं होगी। आगे बात समझ में, यस और नो? बट यस, अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला जो डायरेक्टर 163 पे अपॉइंट हुआ है उसकी टर्म्स ऑफ ऑफिस पूरी हो जाती है 163 के हिसाब से, तो क्या उसे रीअपॉइंट किया जा सकता है? ध्यान से समझना, क्या उसे रीअपॉइंट किया जा सकता है? उसे रीअपॉइंट नहीं किया जाएगा, बट बाय कैजुअल वैकेंसी थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकते हो। ये मैंने इसलिए लिखा कि जब हम सेक्शन 163 पे पढ़ेंगे तो ये चीज समझ में आ जाएगी। तो अभी 169 पॉइंट ऑफ व्यू इसको अभी कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। कैन न्यू डायरेक्टर बी अपॉइंटेड? नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि 169 यहाँ पे अप्लाई ही नहीं हो रहा। 169 अप्लाई नहीं होगा तो यस, ये वाला भी प्रोविजन यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस एनी अदर डायरेक्टर, एनसीएलटी वाला छोड़ दूंगा, तो एनसीएलटी के केस में तो एज इट इज यही अप्लाई होगा, जैसे 163 अप्लाई हो रहा था वैसे ही एनसीएलटी के लिए भी अप्लाई हो जाएगा 242 वाला। क्लियर? बट स्पेशल नोट एनी डायरेक्टर के केस में यस मैंडेटरी रहेगा, ऑर्डिनल रेजोल्यूशन चाहिए होगा, रिमूवल बिफोर यस कर सकते हो, रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, रीअपॉइंटमेंट आफ्टर टर्म्स ऑफ ऑफिस यस हो सकता है बट वो रिस्पेक्टिव सेक्शन के हिसाब से होगा। कैन न्यू डायरेक्टर बी अपॉइंटेड? यस, बट इन दैट जनरल मीटिंग और बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, नहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात नहीं होगी, जनरल मीटिंग में। ओके, एंड देन टू द एक्सटेंट द टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रीवियस डायरेक्टर। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस, तो दिस इज द समरी ऑफ रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, ये जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा सेक्शन नंबर 167, 168 एंड 169 कवर होता है। ठीक है, तो इसी के साथ आप हमें इजाजत दें। ठीक है, और बाकी सारी चीजें जो है अब हम नेक्स्ट सेशन पे जो है वो डिस्कस करेंगे, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड चीजें। ठीक है, अपॉइंटमेंट, देन उसका नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप की बात करेंगे, कितनी कंपनीज में वो जो है अपॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो बस अब आप इजाजत दें, इस सेशन के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन पे जब हम आएंगे दोस्तों तो सारी चीजें करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इजाजत दें, नमस्कार, थैंक यू सो मच। बट हाँ, आप हमारा अगर लेक्चर, आपको टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आ रही हो तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और हम यहाँ पे पीडीएफ भी डाल रहे हैं और ये पीडीएफ आप अपने इसी चैनल से जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।